ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। काव्या बेहोश थी और उसी हालत में आयुष्मान उसे शादी के मंडप में लेकर बैठा हुआ था। कयारा भी वहीं थी, जो अपने चाचू की खुशी में साथ दे रही थी। पंडित जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो शादी करवा रहे थे। आयुष्मान काव्या को बहुत ही गौर से देख रहा था। काव्या का बेहोश चेहरा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। वो अपना हाथ बढ़ाकर काव्या की नाक को छूता है। नाक को छूते हुए वो काव्या के मुलायम होठों को छूता है। तभी हॉल का दरवाजा धड़ाम से खुलता है और आदित्य आयुष्मान के उस हाथ पर शूट करता है जिससे वो काव्या को छू रहा था। आयुष्मान इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो सीधा नीचे गिर जाता है। कयारा ये देखकर जोर से चिल्लाती है, चाचू। चिल्लाते हुए वो दौड़कर उसके पास जाती है। आयुष्मान आदित्य को देखकर तुरंत उठता है और काव्या को छिपाने लगता है, जैसे वो सिर्फ उसका कोई सामान हो। पंडित तो डर से भाग जाता है। आयुष्मान काव्या के चेहरे को अपने सीने में छिपाते हुए कहता है, ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। आयुष्मान का बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जैसे वो काव्या के लिए पागल हो चुका था। आयुष्मान काव्या को अपनी गोद में उठाता है और काव्या को ले जाने लगता है। आदित्य की सर्द नजरें उसके ऊपर थीं। वो उसके पैर पर शूट करता है, जिससे आयुष्मान लड़खड़ाकर नीचे बैठ जाता है। आदित्य दांत पीसते हुए आगे बढ़ता है और उसके कॉलर को पकड़कर जोर जोर से पंच मारता है। आदित्य बिना रुके उसके चेहरे पर पंच कर रहा था। कयारा आदित्य को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदित्य को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। आदित्य गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेरी वाइफी को अपना बनाएगा तू। इतना बोलते हुए वो बहुत जोर जोर से उसे मार रहा था। कयारा बाहर जाकर अपने बॉडीगार्ड को बुलाने के लिए जाती है, पर बाहर सारे बॉडीगार्ड्स गिरे हुए थे और उसे ध्रुव और ध्रुवंश खड़े मिलते हैं। दोनों एक साथ अंदर ही आ रहे थे। कयारा डरते हुए अपने कदम पीछे करने लगती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो इधर उधर देखती है। भागने के लिए वो जल्दी से सीढ़ियों से भागती है। ध्रुवंश उसे ऐसे भागते हुए देखकर उसके पीछे जाता है। वहीं ध्रुव तुरंत आदित्य के पास जाकर आयुष्मान के ऊपर बैठता है और सीधे उसके सिर पर शूट करता है। वो एक ही बार में सारी बुलेट्स उसके सिर पर मार देता है। ऑन द स्पॉट उसकी वहीं डेथ हो जाती है। आदित्य आयुष्मान को छोड़कर काव्या को उठाकर उसे बुलाता है, वाइफी, वाइफी। ध्रुव का मन तो अब भी भरा नहीं था। आयुष्मान के बनने के बावजूद वो उसे पंच मार रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त श्रेष्ठा की हालत याद आ रही थी। आदित्य बेहोश पड़ी काव्या को देखकर ध्रुव से कहता है, वो मर चुका है ध्रुव। आदित्य के बोलते ही ध्रुव के हाथ रुक जाते हैं। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करता है। ध्रुवंश भी कयारा के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ला रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कयारा अपने आप को छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी। ध्रुवंश उसे नीचे लाकर उसे जोर से धक्का देता है। कयारा सीधे आयुष्मान के पास जाकर गिर जाती है। आयुष्मान के सिर से निकलते खून को देखकर कयारा जल्दी से उसके करीब जाकर उसे बुलाती है, चाचू, चाचू उठिए, चाचू। कयारा अब रोने लगती है। उसे समझ आ चुका था कि अब उसके चाचू उसे छोड़कर जा चुके हैं। कयारा रोते हुए आयुष्मान को देख रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों को नफरत की आग दिखती है। कयारा अपनी पॉकेट से चाकू निकालती है और उसे खोलकर काव्या पर अटैक करती है। आदित्य भी बहुत ही फुर्ती से काव्या को वहां से हटाता है। ध्रुव कयारा के गाल पे जोर से थप्पड़ मारता है। पूरे हॉल में थप्पड़ की आवाज गूंज पड़ती है। कयारा बहुत ही जोर से जमीन पर गिरती है। ध्रुव का थप्पड़ बहुत तेज था, जिससे उसकी नाक और कान से खून बहने लगता है। कयारा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सुबह के 8 बजे ध्रुवंश स्टूल पे धारा के हाथ को पकड़े हुए था। धारा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। ध्रुवंश ने धारा के हाथ को पकड़े हुए खुद के चेहरे को कवर करके रखा हुआ था। धारा की आंखें बहुत ही धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नजर अपने सामने बैठे ध्रुवंश पर जाती है। ध्रुवंश को देखते ही धारा की धड़कन बहुत ही तेजी से धड़क उठती है। उसके चेहरे पर एकदम से बस सुकून ही सुकून भर जाता है। धारा अचानक ही खांसने लगती है, जिससे ध्रुवंश सिर उठाकर उसे देखता है और जल्दी से पानी लेकर धारा की गर्दन को पीछे से पकड़कर ऊपर करता है। धारा ध्रुवंश को गौर से देखते हुए पानी पीती है। ध्रुवंश भी धारा के चेहरे को देखता है। पानी पीने के बाद ध्रुवंश धारा को अच्छे से लिटाता है और पानी का ग्लास टेबल पर रख देता है। धारा एकटक ध्रुवंश को ही देख रही थी। ध्रुवंश धारा को देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? धारा चुपचाप ध्रुवंश के चेहरे को देख रही थी। ध्रुवंश की आंखें, ध्रुवंश की नाक, ध्रुवंश के होंठ, ध्रुवंश की हल्की हल्की बियर्ड। ध्रुवंश में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। पूरे 1 साल धारा उससे दूर रही, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। धारा धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और ध्रुवंश के गाल पर हाथ रख लेती है। ध्रुवंश धारा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लेता है।
दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धारा ध्रुवंश को देख ही रही थी, तभी उसे ध्रुवंश और कयारा के बीच की करीबी याद आती है। दोनों को एक ही बिस्तर पे करीब होता देखना जब धारा को याद आता है तो धारा की आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। ध्रुवंश भी धारा के आंसुओं की वजह समझ जाता है। ध्रुवंश धारा के सिर से अपना सिर जोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। धारा धीरे से नाम में सिर हिलाती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। धारा की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जैसे उसने सालों से खाना ना खाया हो। धारा की आवाज़ सुनकर ध्रुवंश उसे तुरंत कसकर गले लगा लेता है। ध्रुवंश के इतने जोर से हक करने से धारा को दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने सारे दर्दों को भुलाकर ध्रुवंश को गले लगा लेती है। दूसरी ओर द्रांश और सुहानी फ्लाइट में बैठे थे। द्रांश खिड़की के साइड बैठा था और सुहानी उसके साइड में बैठी थी। सुहानी बार बार खिड़की की ओर ही देख रही थी। वो भले ही एयर होस्टेस थी, लेकिन उसने कभी भी विंडो सीट का मज़ा नहीं लिया था, इसीलिए उसका बहुत मन हो रहा था कि वो विंडो सीट पर बैठे, लेकिन वो द्रांश को बोल नहीं पा रही थी। द्रांश एक बुक पढ़ रहा था जो गन्स की थी। वहाँ अलग अलग मॉडल्स के गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। द्रांश ऐसे ही सुहानी की ओर अचानक देखता है। सुहानी जो विंडो की ओर देख रही थी वो जल्दी से अपना सिर झुका लेती है। द्रांश बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है, व्हाट हैपेंड। सुहानी सिर झुकाए हुए ही ना में सिर हिलाती है। द्रांश उसे ही देख रहा था। सुहानी धीरे से सिर उठाकर उस ओर देखती है, जैसे उसी की नज़र द्रांश से टकराती है। वो जल्दी से नज़रें झुका लेती है। उसे लगा था कि द्रांश फिर से बुक पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो वो उसे ही देख रहा था। द्रांश एक्सप्रेशनलेस उसे ही देख रहा था। वो अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी की चिन को पकड़कर अपने और उसका चेहरा अपनी ओर करता है। सुहानी की नज़रें अब तक झुकी हुई थी। द्रांश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, लुक एट मी। सुहानी धीरे से अपनी नज़रें ऊपर करके द्रांश को देखती है। द्रांश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ, बोलो। सुहानी बहुत ही धीरे से कहती है, वो मुझे विंडो सीट पर बैठना है। इतना बोलकर वो अपना मासूम सा चेहरा बना लेती है। द्रांश कुछ पल तो उसके मासूम चेहरे को देखता है, फिर उससे कहता है, उठो। सुहानी उठकर बाहर निकलती है। द्रांश बाहर निकलता है तो सुहानी खुशी से जल्दी से विंडो सीट पर जाकर बैठ जाती है। द्रांश सुहानी की सीट पर बैठ जाता है। सुहानी विंडो पर लगी आईने को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। इस वक्त बाहर सफ़ेद बादल बहुत ही करीब से दिख रहा था। बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा था। सुहानी की मन्नत आखिरकार आज पूरी हो चुकी थी। सुहानी मुस्कुरा ही रही थी, तभी उसे कुछ याद आता है और वो द्रांश को देखती है, जो फिर से बुक पढ़ने में बिजी हो चुका था। सुहानी उसे देखते हुए मन ही मन कहती है, थैंक यू दंश। इतना बोलकर वो द्रांश के चेहरे को बहुत ही गौर से देखती है। उसके चेहरे को देखते हुए सुहानी के होठों पर मुस्कुराहट थी। द्रांश गहरी सांस लेकर अपना हाथ सीट के ऊपर रखता है, तभी एक लड़की जो वॉशरूम के लिए जा रही थी, उसका हाथ द्रांश के हाथ से टच हो जाता है। सुहानी भी ये देख लेती है। द्रांश का चेहरा एकदम से ही सर्द हो जाता है। वो सिर उठाकर उस लड़की को देखता है। द्रांश उसकी बैग को बहुत ही गौर से देख रहा था। वहीं सुहानी द्रांश को देखते हुए उस लड़की को देख रही थी। सुहानी को द्रांश की कही गई बात याद आती है, मुझे लड़कियों का टच बिल्कुल पसंद नहीं, और जो मुझे टच करता है उसे अच्छी तरह से छूकर कसर पूरी करता हूँ। सुहानी ये सोच ही रही थी, तभी द्रांश अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। उसके जाते ही सुहानी को बहुत अजीब सा लगता है। वो कुछ देर तो बैठी रहती है, लेकिन उसे इतना अजीब लग रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाती। सुहानी जल्दी से उठकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। इस फ्लाइट में एक कमरे के अंदर वॉशरूम बनाया गया था। सुहानी पहले दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर बने वॉशरूम के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसे बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुहानी इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। सुहानी को अचानक ही अपने दिल में बहुत ही तेज़ दर्द होता है, क्योंकि शायद उसके अंदर द्रांश के लिए ऐसी फीलिंग्स आ चुकी थी जिससे वो कभी द्रांश को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। लेकिन अब जब वो इन आवाज़ों को सुन रही थी तो उसका दिल टूट रहा था। सुहानी अपने हाथ को धीरे से बढ़ाती है। उसके हाथ इस वक्त कांप रहे थे। वो वॉशरूम के दरवाजे को धीरे से खटखटाते हुए बुलाती है, दंश। अंदर से आवाज़ आनी बंद नहीं होती। तभी सुहानी अपनी आंखें बंद करके खुद को हिम्मत देती है और बहुत ही ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाकर ज़ोर से बुलाती है, दंश। सुहानी की तेज़ आवाज़ से माहौल एकदम से शांत हो जाता है। सुहानी का भी दिल बैठ जाता है। कुछ पल शांति के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अंदर का नज़ारा देखकर सुहानी के होश उड़ जाते हैं। सुहानी अंदर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने वही लड़की थी जिसने दंश को टच किया था, लेकिन उसके साथ द्रांश नहीं था, बल्कि कोई दूसरा लड़का था। वो लड़की अपनी ड्रेस को अच्छे से ठीक करती है, तभी दूसरे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। सुहानी उस ओर देखती है जहाँ से द्रांश बाहर आ रहा था। सुहानी जहाँ खड़ी थी वो लेडीज़ वॉशरूम था और द्रांश जहाँ से निकल रहा था वो बॉयज़ वॉशरूम था। सुहानी जल्दी से आगे बढ़कर द्रांश को गले लगा लेती है। द्रांश अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वो पहले सुहानी को देखता है, फिर उस लड़के और लड़की को जो अब वहां से जा रहे थे। सुहानी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। द्रांश के हाथ नीचे थे। उसने सुहानी को नहीं पकड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसे फीलिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता भी तो नहीं था। द्रांश सुहानी को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ। सुहानी द्रांश के सीने से लगे हुए कहती है, मुझे लगा आप उस लड़की के पीछे यहाँ आए हैं और उसके साथ वो सब।
कहते हुए सुहानी रुक जाती है और सिर उठाकर द्रांश को देखती है। द्रांश के चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। सुहानी अब द्रांश से दूर होती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, वो मैं भी वॉशरूम आई थी, लेकिन यहाँ से अजीब आवाज़ें आ रही थी। क्या आपको सुनाई नहीं दी? द्रांश अपने एक कान से ईयरबड्स निकालता है और कहता है, कैसी आवाज़ है? ईयरबड्स देखकर सुहानी समझ जाती है कि द्रांश ने कुछ नहीं सुना, इसीलिए उसने इतना आवाज़ देने पर भी द्रांश कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुहानी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। सुहानी अब वहाँ से निकल जाती है। द्रांश भी बाहर जाता है। सुहानी अंदर की सीट पर बैठने वाली होती है, पर तभी उसे उस लड़की का द्रांश को टच करना याद आता है। सुहानी सीट को देखती है, फिर साइड होकर खड़ी हो जाती है। द्रांश उसे कन्फ्यूज्ड होकर देखता है। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, आप अंदर ही बैठिए, मुझे डर लग रहा है। द्रांश कुछ नहीं कहता और अंदर बैठ जाता है। सुहानी सीट पर बैठकर द्रांश को देखती है, फिर आंखें बंद करके किसी सोच में डूब जाती है। वो द्रांश के साथ हुई मुलाकातों के बारे में सोचने लगती है। किसी मूवी सीन की तरह वो खुद को और द्रांश को इमेजिन करने लगती है, जिसमें दोनों किसी कपल की तरह खड़े थे और द्रांश उसे किस कर रहा था। सुहानी झट से अपनी आंखें खोलकर द्रांश को देखती है, जो आंखें बंद करके सीट से टिक कर बैठा था। सुहानी खुद को नॉर्मल करती है। अब उसे द्रांश के लिए इनसिक्योर फील हो रहा था। सुहानी द्रांश को अपना समझने लगी थी, लेकिन क्या द्रांश उसे अपना समझता है? क्योंकि उसके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, सिवाय अपने डैड के। सुहानी ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। दोपहर के करीब 1:30 बजे दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। दोनों उसी होटल में जाते हैं जहां अव्यान, प्रज्ञा, रुद्र और आव्या थे। द्रांश अपने कोट को निकालकर सोफे पर फेंकता है और वॉशरूम चला जाता है। वहीं सुहानी कमरे को गौर से देखती है, क्योंकि ये कमरा हनीमून के लिए सजाया गया था। सुहानी को बेड पर अपना और द्रांश का नाम दिख रहा था, जो गुलाब की पंखुड़ियों से लिखा गया था। द्रांश ने अपने लिए कमरा तो पहले ही बुक किया था, लेकिन होटल वालों ने सोचा शायद हनीमून के लिए है। सुहानी को वो सब देखकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन जिस तरह वहाँ लिखा था, ऐसा तो दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। द्रांश वॉशरूम से बाहर आता है। उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी, जिसमें उसके आगे के 3 बटन्स खुले हुए थे। नो डाउट द्रांश बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, और इस तरह रहता था तो कोई भी लड़की उसके साथ रहने के लिए मर ही जाती है। द्रांश रुद्र जैसा ही दिखता था, क्योंकि रुद्र और द्रांश दोनों ने रुद्रांश का फेस फीचर्स लिए थे। द्रांश बेड के सामने जाकर एक नज़र बेड को देखता है और सुहानी को देखते हुए कहता है, ये सब यहाँ से हटाओ। सुहानी को द्रांश की बातें पता नहीं पर बुरी लगती हैं। वो मन ही मन सोचती है, क्या इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा। द्रांश सुहानी को खड़े देखकर फिर से कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ये सब यहाँ से हटाओ। इस बार द्रांश की आवाज़ में सख्ती थी। सुहानी हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ती है। वो बेड पर लिखे अपने और द्रांश के नाम को हटा देती है। सारी गुलाब की पंखुड़ियों को वो डस्टबिन में डाल देती है। गुलाब की पंखुड़ियां हटते ही द्रांश बेड पर बैठ जाता है। सुहानी उसे एक नज़र देखकर वॉशरूम चली जाती है। द्रांश अपना फ़ोन चला ही रहा था, तभी वो अपना हाथ नीचे रखता है। उसके हाथ पर गुलाब की एक पंखुड़ी छू जाती है। द्रांश को जैसे ही ये महसूस होता है, वो अपना हाथ हटा लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है। गुलाब की पंखुड़ी को देखते हुए वो कहता है, ओह शिट। द्रांश के हाथ में अब रेड रेड फुंसियां निकलने लगती हैं। सुहानी ने पूरी पंखुड़ियों को ही हटाया था, लेकिन उससे शायद गलती से एक छूट गया। सुहानी भी बाहर आती है। उसे भी द्रांश की बॉडी में अजीब से दाग दिखते हैं। वो जल्दी से उसके पास जाती है। द्रांश सुहानी को देखते हुए कहता है, मेरे बैग में इंजेक्शन है, जल्दी लेकर आओ। सुहानी जल्दी से जाकर लेकर आती है। द्रांश जल्दी से उसमें दवाई भरकर अपने हाथ में इंजेक्ट करता है। सुहानी पहले इंजेक्शन को देखती है, फिर द्रांश के चेहरे को। वे एकदम से ही सवाल करती है, यह अचानक आपको क्या हुआ? द्रांश अपने हाथ से इंजेक्शन निकालते हुए कहता है, मुझे रोज से एलर्जी है। सुहानी हैरान होकर उसे देखती है। द्रांश उसके जबड़े को धीरे से पकड़कर कहता है, मैंने हटाने के लिए कहा था ना। सुहानी द्रांश की आंखों में देखते हुए कहती है, सॉरी, शायद गलती से छूट गई होगी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं अच्छे से देखती। सुहानी मासूम सा चेहरा बना लेती है। द्रांश बिना एक्सप्रेशंस के उसे देखता रहता है। द्रांश सुहानी के चेहरे को देखते हुए कहता है, गलती करने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करता, और मुझे सॉरी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुहानी जल्दी से कहती है, सॉरी, मैं फिर से सॉरी नहीं बोलूँगी। द्रांश उसे घूर कर देखता है, क्योंकि आगे में ही उसने सॉरी बोल दिया था। सुहानी को भी एहसास हो चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुंह की बोली तो वो वापस नहीं ला सकती थी। द्रांश बस उसे घूर कर देखे जा रहा था। सुहानी खुद को बचाने के लिए जल्दी से कहती है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। द्रांश कुछ पल उसकी आंखों में देखता है, फिर उसके जबड़े को छोड़ देता है। द्रांश और सुहानी अब खाने के लिए ऊपर बनाई गई जगह पर चले जाते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। द्रांश और सुहानी एक साइड में बैठते हैं। द्रांश दीवार साइड बैठता है, वहीं सुहानी द्रांश की ओर मुंह करके बैठ जाती है। द्रांश गौर से सामने देखता है। सामने कुछ दूरी पर रुद्र और आव्या बैठे थे। आव्या रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। रुद्र आव्या को गर्म सूप पिला रहा था। रुद्र चम्मच में गर्म सूप को लेकर फूंकता है और आव्या को खिलाने के लिए बढ़ाता है। आव्या रुद्र के सीने पर सिर रखे कहती है, रुद्र, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा। रुद्र उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, कुछ खाओगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आव्या रुद्र के सीने पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, मुझे सर्दी से अच्छा नहीं लग रहा।
रुद्र कुछ पल आव्या को देखता है, फिर सारा खाना साइड करके उसे गोद में लेकर उठ जाता है। रुद्र अव्यान को देखते हुए कहता है, हम दोनों नीचे जा रहे हैं। अव्यान अपनी पलकें झपका देता है। रुद्र आव्या को लेकर अब वहां से चला जाता है। प्रज्ञा बहुत ही शांति से लंच कर रही थी। वो सोच में डूबी हुई थी। अव्यान का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। अव्यान अपना लंच खत्म करके प्रज्ञा को देखता है, जिसका अब तक खाना नहीं हुआ था। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? प्रज्ञा को एकदम से ही होश आता है और वह कहती है, खा तो रही हूँ, वो मस्त मैं सोच रही थी कि हम लोग घूमने जाएंगे तो मैं क्या पहनूंगी। अव्यान उसकी आंखों में गौर से देखता है। अव्यान को भी साफ समझ आ रहा था कि प्रज्ञा उससे झूठ बोल रही है। अव्यान ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी चेयर को उठाकर प्रज्ञा के सामने रख देता है। अव्यान प्रज्ञा के सामने बैठता है और उसके हाथ से चम्मच लेकर खुद खाना खिलाते हुए कहता है, ऐसे ही खाती रहोगी तो कल सुबह हो जाएगी। अव्यान ने बहुत ज्यादा ही प्रज्ञा को खिला दिया, जिससे उसका मुंह ही बंद हो गया। प्रज्ञा जैसे ही अपने मुंह का खाना खत्म करती है, अव्यान उसे तुरंत खिला देता है। प्रज्ञा खाते हुए अव्यान को घूरती है, लेकिन उसके घूरने से कहाँ अव्यान मानने वाला था। वो तो बस प्रज्ञा को खिलाए जा रहा था। कुछ ही मिनटों में प्रज्ञा का खाना खत्म हो जाता है और उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो रात का खाना तक नहीं खा पाएगी। प्रज्ञा अपने पेट को सहलाते हुए मुंह बनाकर कहती है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं चल ही नहीं पाऊंगी। अव्यान प्रज्ञा के पेट को छूता है। अव्यान के छूते ही प्रज्ञा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे अव्यान को पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। अव्यान प्रज्ञा के पेट को छूकर कहता है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा भर गया। प्रज्ञा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अव्यान अपना हाथ प्रज्ञा के पेट से हटाता है, तब जाकर प्रज्ञा राहत की सांस लेती है। अव्यान उठकर प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा उसे हैरानी से देखती है। अव्यान उसे ले जाते हुए कहता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। प्रज्ञा तुरंत नाम में सिर हिलाती है। तभी प्रज्ञा का फोन बजता है। प्रज्ञा अपने फोन में देखती है, उसमें डॉक्टर का कॉल आ रहा था। एकदम से ही प्रज्ञा के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। नीचे रुद्र और आव्या होटल के गार्डन में बैठे हुए थे। सूरज की रोशनी से आव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। आव्या वहां बैठे बैठे आदित्य, काव्या और ध्रुवंश से बात कर चुकी थी। उन लोगों में से किसी ने वहां की कंडीशन नहीं बताई थी कि आखिर वहां क्या क्या हो गया। आव्या फोन रखकर रुद्र की शर्ट के बटन के साथ खेलने लगती है। रुद्र आव्या के छोटे से चेहरे को देखता है और पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आव्या खेलने में बिजी हुई कहती है, बेटर। घर में किसी से बात नहीं हो रही थी तो बहुत अजीब सा लग रहा था, और ये सर्दी भी अचानक लग गई, लेकिन अब धूप में अच्छा लग रहा है। इतना बोलते ही आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है, फिर उससे पूछती है, नैना मॉम से बात हुई? मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। रुद्र जवाब देता है, हाँ हुई। बेबी प्रिंसेस के स्कूल की तरफ से उन्हें ट्रिप ले जाया गया है, बहुत नेटवर्क इशू है वहाँ। आव्या चुपचाप उसकी बातों को सुनती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, रुद्र तुम्हें नहीं लगता नैना मॉम का भी एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए? मतलब उन्हें जिस तरह का प्यार मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। तुम्हारे डैड ने तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रुद्र के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो कुछ पल चुप रहकर कहता है, मुझे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जितना प्यार मॉम को नहीं मिला उतना उन्हें हम सब से मिल रहा है। फिर लाइफ पार्टनर की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी तो नहीं कि लाइफ पार्टनर होने से ही खुशी मिलती है। आव्या हंसते हुए कहती है, ऑफ कोर्स रुद्र, ज़रूरत है। अगर तुम जैसा मैं सोचती तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी, मुझे भी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आव्या के ये कहते ही रुद्र आव्या को सर्द नज़रों से देखता है। आव्या की हंसी एकदम से ही गायब हो जाती है। वो थोड़ा अगलाते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारे बोलने का मतलब बता रही थी। रुद्र उसे उसी तरह देखते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, मेरी बातों को हम दोनों से कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। मॉम सिर्फ मेरी हैं और मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। आव्या उसे देखते हुए कहती है, धमकी की दुकान। धमकी देने के अलावा तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तुमसे बात करना ही बेकार है। बोलते हुए आव्या रुद्र से अलग होकर उठकर खड़ी हो जाती है। आव्या अब रुद्र से मुंह फेर कर जाने लगती है। रुद्र उसे प्यार से बुलाता है, बेबी गर्ल। आव्या उसे देखकर मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आव्या वहां से जाने लगती है। रुद्र गहरी सांस लेकर कहता है, उफ, ये बीवियों के नखरे। बोलते हुए वो उठ जाता है और आव्या के पीछे चला जाता है। आव्या घूमकर रुद्र को देखती है। उसे आते देखकर वो अपने कदमों को तेज कर लेती है। रुद्र भी अपने लंबे लंबे कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। आव्या ये देखकर अब भागती है। रुद्र भी उसके पीछे भागता है। आव्या को अब हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए एक राउंड शेप गार्डन में घूमने लगती है, जिससे रुद्र उसे पकड़ नहीं पाता। मुंबई। एक अंधेरे से कमरे में कयारा इनरवियर्स में चेयर पर बंधी हुई थी। उसका पूरा शरीर ठंडे पानी से भीगा हुआ था और वो कांप रही थी। ध्रुवंश उसके पास ही बैठा उसे अपनी लाल आंखों से देख रहा था।
ध्रुवंश का चेहरा एकदम डार्क था। कयारा अपने कांपती हुई आवाज से कहती है, ध्रुवंश। जैसे ही वो ध्रुवंश का नाम लेती है, ध्रुवंश उसके जबड़े को पकड़कर बेहद सर्द आवाज में कहता है, अपनों के लिए मैं ध्रुवंश हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ किंग, माफिया किंग। ध्रुवंश ने कयारा के जबड़े को इतनी जोर से पकड़ा था कि कयारा को ऐसा लग रहा था उसका मुंह ही टूट जाएगा। कयारा दर्द से कराह रही थी। ध्रुवंश गुस्से से उसके जबड़े को छोड़ देता है। कयारा की दर्द से आवाज उस कमरे में फैल जाती है। कयारा बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि बोलते वक्त भी उसे अब दर्द होने लगा था। वो कांपते हुए कहती है, किंग, मैंने तो उसे कुछ नहीं किया था, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? वो तो सही सलामत तुम्हारे पास है। ध्रुवंश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसकी स्माइल लोगों को डरा देने वाली थी। कयारा भी जिससे डर जाती है। ध्रुवंश हंसते हुए कहता है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो? वाह, इतनी चालें चलने के बाद तो मुझे लगा था कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरती। ध्रुवंश हंस ही रहा था, फिर एकदम से उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। ध्रुवंश चुटकी बजाता है तो मायरा अंदर आती है। ध्रुवंश मायरा को कुछ इशारा करता है। मायरा इशारे को समझते ही ध्रुवंश के हाथ में कटर देती है। ध्रुवंश कटर लेकर कयारा की एक उंगली में घुसाता है। कयारा एकदम से डर से रोने लगती है। कयारा रोते हुए कहती है, प्लीज नहीं। ध्रुवंश अपना सिर टेढ़ा करके उसे देखता है, फिर उसकी उंगली को देखता है। एक बार अगर ध्रुवंश कटर दबा दिया फिर तो कयारा की एक उंगली कम हो जाएगी। कयारा का डर से पूरा शरीर गर्म हो चुका था। ध्रुवंश कयारा को सिर टेढ़ा करके पूछता है, मेरी स्वीटहार्ट को मैंने अपनी आंखों के सामने दफनाया था, फिर ये सब कैसे हुआ? कयारा का पूरा ध्यान अपनी उंगली पर था। ध्रुवंश कटर को धीरे से प्रेस करता है। कयारा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। ध्रुवंश उसे ढीला छोड़ देता है। कयारा घबराते हुए जल्दी जल्दी बोलती है, असल में मैं तुम्हें बचपन से फॉलो कर रही थी। मेरा हमेशा से एक ही प्लान था कि मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें तोड़ दूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की थी जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन तुम बच गए। और मुझे अच्छे से पता था कि तुम उससे बदला जरूर लोगे, लेकिन मुझे ये भी पता चल चुका था कि वो भी तुमसे सच्चा प्यार करती है। उसने तो मजबूरी में ये तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और कभी न कभी तुम उसे माफ जरूर करोगे, क्योंकि तुम भी तो उससे हद से ज्यादा प्यार करते थे। उसकी झूठी रिपोर्ट्स मैंने ही बनवाई थी कि उसे कैंसर है, और जब तुमने भी उसका अच्छे से चेकअप करवाया तब भी मैंने बहुत मुश्किल से उसकी रिपोर्ट बदली थी। उसे तो खून की उल्टी होती थी। उसके लिए मैं उसे एक दवाई देती थी जिससे तुम लोगों को यकीन हो जाए कि उसे सच में कैंसर है। हर वक्त के साथ ध्रुवंश के फेस एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। कयारा अपनी बातों को बोलते जा रही थी। मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है, इसीलिए मुझे हर दवाई की नॉलेज है। इंसान की बॉडी को कुछ वक्त के लिए कैसे डेड दिखा सकते हैं, उसके लिए भी एक दवाई होती है। लास्ट टाइम जब तुम उससे मिले थे तब जो वो मरी थी वो कुछ वक्त के लिए था। तुम टूटे हुए थे, उसकी बॉडी को शमशान तक लेकर भी गए थे। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन जिसे दफनाया गया था वो कोई और थी। जब उसके लिए फूल लेने गए थे तभी हमने बॉडी चेंज कर दी। कयारा इतना ही बोलती है कि उसके कमरे में दर्दनाक आवाज गूंजती है। वो छटपटाने लगती है। ध्रुवंश नीचे टपकते खून को देखते हुए उसे देखकर कहता है, जब तुमने उसे मेरे सामने मरा हुआ दिखाया था तब पता है मेरे दिल में भी इसी तरह का दर्द हुआ था। मैं दर्द से तड़प रहा था, अंदर से छटपटा रहा था। कयारा रोने लगती है। उसके अपने हाथ को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ध्रुवंश उसकी दूसरी अंगली को कटर में घुसाता है। कयारा दर्द से तड़पते हुए चिल्लाती है, प्लीज लीव मी, प्लीज। कयारा को तड़पते हुए मायरा गौर से देख रही थी। उसे कयारा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो तो बस यही सोच रही थी कि क्या जरूरत थी ध्रुवंश के साथ इतना बड़ा खेल खेलने की, जबकि पता है कि माफिया हमेशा बेदर्द होते हैं। वो अपनों के साथ तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन माफिया रूप में इतने खतरनाक होते हैं कि किसी की चीख तक उन्हें सुनाई नहीं देती। ध्रुवंश को इस वक्त खुद का कयारा के करीब जाना याद आता है, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ध्रुवंश फिर एक बार कटर दबाने ही वाला था, तभी कयारा कुछ ऐसा कहती है जिससे ध्रुवंश के हाथ रुक जाते हैं और उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वहीं मायरा भी हैरान हो जाती है। ध्रुवंश जैसे ही कटर दबाने वाला होता है तभी कायरा जोर से बोलती है, ध्रुवंश, आई एम प्रेग्नेंट। कयारा के ये बोलते ही ध्रुवंश के हाथ रुक जाते हैं, उसी के साथ उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। कयारा डर और घबराहट में कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ध्रुवंश कुछ पल तो उसे देखता रहता है और उसके हाथ भी ढीले पड़ चुके थे। कयारा अब थोड़ा शांत होती है। सब कुछ शांत हो चुका था, तभी अचानक ही ध्रुवंश हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर कयारा के चेहरे पर फिर से डर के भाव आ जाते हैं। अचानक से कयारा की फिर एक बार दर्दनाक चीख निकल जाती है। ध्रुवंश मायरा को कटर देता है। मायरा जल्दी से पकड़ लेती है। ध्रुवंश अपने खून से लथपथ हाथों से कयारा के जबड़े को पकड़कर कहता है, ओह बेबी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना बोलकर वो गुस्से से उसे दबाकर कहता है,
अगर मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में है ना तो मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिलहाल तो 1 साल का कोटा पूरा करना है। ध्रुवंश अब उठकर जाने लगता है। कयारा उसे पीछे से कहती है, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? ध्रुवंश प्लीज इसे मत मारो। ध्रुवंश बिना रुके कहता है, मायरा इसकी एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मायरा जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगाती है। ध्रुवंश अपनी कार में बैठता है। वो जैसे ही स्टार्ट करने वाला होता है, खिड़की पर कोई नॉक करता है। ध्रुवंश ग्लास नीचे करता है। मायरा सिर झुकाए कहती है, बॉस आगे क्या करना है? ध्रुवंश तुरंत कहता है, उसका चेकअप करवाओ, वो भी ध्यान से। ये रिपोर्ट बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसे मेरे साथ खेलने की ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मायरा एकदम से कहती है, और अगर हुई तो? मायरा के इस सवाल से ध्रुवंश उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम मेरे साइड हो या उसके? मायरा धीरे से कहती है, सॉरी बॉस, वो मेरे मन में बस सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। ध्रुवंश अब मायरा की बातों को इग्नोर करते हुए कार स्टार्ट करता है। तभी मायरा कहती है, बॉस मैं कल ही आपको रिपोर्ट दे दूंगी। ध्रुवंश धीरे से हाँ में सिर हिलाता है और अब कार स्टार्ट करके चला जाता है। वहीं मायरा भी अपनी बाइक से चली जाती है। हॉस्पिटल। ध्रुवंश सबसे पहले तो श्रेष्ठा के रूम में उसे देखने के लिए जाता है। श्रेष्ठा के पास ध्रुव था और दोनों बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे। ध्रुव श्रेष्ठा को कुछ बता रहा था और श्रेष्ठा बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उसकी बातों को सुन रही थी। ध्रुवंश अंदर जाकर श्रेष्ठा के पास बैठते हुए कहता है, क्या बातें चल रही हैं? श्रेष्ठा बहुत ही सीरियस होकर ध्रुवंश को देखते हुए पूछती है, अंश क्या ये सच है कि उस लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की? ध्रुवंश मजाकिया लहजे में कहता है, आपके बेटे पर कोई हमला करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या मॉम? श्रेष्ठा बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहती है, अंश मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ। श्रेष्ठा के ये बोलते ही ध्रुवंश की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो ध्रुव को देखकर इशारा करता है। ध्रुव ने इस बात का खुलासा पहले ही श्रेष्ठा के सामने कर दिया। ध्रुवंश गहरी सांस लेकर कहता है, ओके फाइन, हाँ उसने मुझे मजबूरी में मारने की कोशिश की थी और वो बीतकर 1 साल हो चुका है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को गौर से देखती है, फिर कहती है, कहाँ है वो? ध्रुवंश कहता है, दूसरे वार्ड में। श्रेष्ठा बिना किसी भाव के कहती है, मुझे उससे मिलना है। ध्रुवंश जल्दी से उठकर कहता है, ठीक है चलिए। ध्रुवंश श्रेष्ठा को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी श्रेष्ठा कहती है, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम जाओगे, तुम उसे यहाँ बुलाओ। ध्रुवंश लाचारी से कहता है, मॉम वो अभी बहुत कमज़ोर है, उसका पैर भी डैमेज है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को घूरते हुए कहती है, आई सेड कॉल हर। ध्रुवंश लाचारी से ध्रुव को देखता है। ध्रुव भी श्रेष्ठा के सामने कुछ नहीं बोल पाता। ध्रुवंश आखिरकार कॉल करके धारा को बुलवा लेता है। कुछ ही पलों में एक नर्स उसे लेकर आती है। उस नर्स को श्रेष्ठा दरवाजे पर ही छोड़ने का बोलती है। ध्रुवंश धारा को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन श्रेष्ठा एकदम से ही उसे रोक देती है। अंश। ध्रुवंश रुक जाता है। श्रेष्ठा अब धारा को गौर से देखती है। धारा इस वक्त हॉस्पिटल वाली ड्रेस में थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। धारा उसी जगह पर रुकी हुई थी, उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। श्रेष्ठा उसे गौर से देखने के बाद कहती है, इधर आओ। धारा सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। धारा का चेहरा देखते ही श्रेष्ठा के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। धारा श्रेष्ठा को देखने के बाद ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश बस उसे देखता रहता है। धारा को जब लगता है कि ध्रुवंश उसके पास नहीं जाने वाला तो वो अपने कदम बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाकर आगे बढ़ने लगती है। उसका पैर डैमेज था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं सेम दर्द ध्रुवंश को भी हो रहा था। वो अपनी मुट्ठी कसकर आंखें बंद कर लेता है। धारा का दर्द से हल्का मुंह भी खुला रहता है। शायद वो आवाज़ निकालना चाहती थी लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। श्रेष्ठा धारा को बहुत ही गौर से देख रही थी। ध्रुवंश अपनी आंखों को खोलकर अब दूसरी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। धारा का अचानक ही पैर अजीब तरह से दर्द देता है और वो लड़खड़ा जाती है। ध्रुवंश को भी जैसे इसका एहसास होता है। वो जल्दी से पीछे पलटकर दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। धारा नम आंखों से ध्रुवंश को देखती है। धारा की आंखों में नमी देखकर ध्रुवंश डिसअपॉइंट होकर कहता है, क्या है मॉम ये सब? आप इसकी हालत देख रहे हैं फिर भी? श्रेष्ठा तंज कसते हुए कहती है, मैं तो बस यही चेक कर रही थी कि इसकी कितनी हिम्मत है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। यू नो अंश, जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी गोद में लिया था तो मुझे एक अलग ही जिंदगी मिल गई थी। तुम्हें कुछ होता है तो मेरी जान निकलती है और इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, ये जानकर भी कि मैं इसे इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखकर कहता है, मॉम आई नो आपके लिए बहुत मुश्किल है एंड आई नो मैं आपके लिए क्या हूँ। धारा ध्रुवंश और श्रेष्ठा के इमोशंस को बहुत अच्छे से देख रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, बेबी तुम्हें याद तो होगा ना, तुमने मेरे होठों पर होठ रखकर किस तरह जहर खिलाया था। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरते हुए कहती है, तुम्हारी माँ होती तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। एंड बाय द वे, क्या तुम उस लड़की की साइड होकर बोल रहे हो? ध्रुव तुरंत कहता है, नो मैं किसी की साइड होकर नहीं बोल रहा। तुम माँ बेटे बात करो, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। इतना बोलते ही ध्रुव उठकर रूम से निकल जाता है। ध्रुवंश सास बहू के बीच फंस जाता है। ध्रुवंश श्रेष्ठा को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मॉम अब भूल भी जाइए ना ये सब, हम एक नई शुरुआत करते हैं ना। श्रेष्ठा कुछ बोलती उससे पहले धारा कहती है,
आंटी के लिए ये सब भूल पाना, मुझे अपनाना बहुत मुश्किल है। मैंने गुनाह किया है, तुम्हें मारने की कोशिश की है। अगर तुम मर जाते तो एक माँ के ऊपर क्या बीतती, मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। इतना बोलते ही धारा ध्रुवंश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुवंश उसे नहीं छोड़ता। श्रेष्ठा उसे बहुत गौर से देखती है। धारा ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, प्लीज़ हनी, प्लीज़। ध्रुवंश उसे छोड़ने को बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन आखिर में उसे छोड़ना पड़ता है। धारा फिर से अपने डैमेज पैरों से चलती है। उसे तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठा के पास चली जाती है। धारा श्रेष्ठा के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे जब होश आया और मुझे पता चला कि मैं नहीं मरी, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ध्रुवंश की ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आऊँगी। लेकिन उस लड़की ने मुझे छोड़ा ही नहीं। मैं पूरे 1 साल उस लड़की की कैद में रही। हर दिन वो मुझे ध्रुवंश के साथ वाली फ़ोटोज़ दिखाती थी, जिसमें कहीं दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते तो कहीं। इतना बोलते ही धारा चुप हो जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। धारा का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। धारा अपनी आंखें खोलती है और कहती है, जैसा आपने कहा, आपने ध्रुवंश को पहली बार जब गोद में लिया था तो आपको एक अलग जिंदगी मिल गई थी। मैंने भी जब अपने छोटे से भाई को फर्स्ट टाइम गोद में लिया था तो मुझे एक अलग ही जिंदगी मिली थी। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसका माँ की तरह देखभाल की। उसे मैं अपना भाई नहीं, अपना बच्चा समझने लगी थी। लेकिन जब उसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं थे तो मुझे ऑफर आया कि किसी की ज़िंदगी मुझे लेनी पड़ेगी। आप एक माँ हैं तो माँ की सिचुएशन को समझ सकती है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सेल्फिश हो ही जाती है। जब मुझे ऑफर आया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सही है या गलत। बस मैंने अपने भाई को बचाने के लिए कदम उठा लिया। श्रेष्ठा बहुत ही गौर से धारा की बातों को सुन रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और वो गिल्ट से भरी हुई थी। उसे अपने गुनाह का गिल्ट था और हर पल उसे इसके लिए सज़ा मिलती आई थी। पहले तो उसने अपने भाई को खो दिया और उसके बाद भी जो उसने ज़िंदगी जी थी वो भी बहुत ही तकलीफ से भरी हुई थी। और अब 1 साल में जो उसके साथ हुआ, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, इससे ज़्यादा और तकलीफ की बात क्या हो सकती थी। जेल में रहकर भी उसे ऐसी सज़ा नहीं मिल सकती जैसी उसे इस 1 साल में मिली थी। वो बहुत तड़पती थी ध्रुवंश और कयारा को देखकर। उसके दिल में इतना दर्द होता था कि उसे ऐसा लगता था जैसे वो अभी ही मर जाएगी। धारा श्रेष्ठा को देखते हुए धीरे से कहती है, आई एम सॉरी आंटी, मैंने अनजाने में ही आपको बहुत तकलीफ दी। और अब अगर आप नहीं चाहेंगी तो मैं आपके बेटे के साथ रहूं तो मैं नहीं रहूंगी। मैं यहाँ आप लोगों के परिवार को बिगाड़ने के लिए नहीं आई हूँ। श्रेष्ठा कुछ सोचते हुए ध्रुवंश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, अंश बाहर जाओ। ध्रुवंश ना में सिर हिलाता है तो श्रेष्ठा उसे घूर कर देखती है। ध्रुवंश अपनी मॉम की नज़रों को देखकर कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन आप इसके साथ कुछ मत करना। श्रेष्ठा उसे फिर से घूरती है। ध्रुवंश धारा को देखता है जो अब चुपचाप खड़ी थी। उसे अंदर ही अंदर डर तो लग ही रहा था, लेकिन वो ध्रुवंश को रोक भी तो नहीं सकती थी। ध्रुवंश कमरे से बाहर जाता है। उसके जाते ही श्रेष्ठा अपने पैरों को थोड़ा साइड कर लेती है और धारा से कहती है, बैठो। धारा बैठ जाती है। श्रेष्ठा कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम अंश के लिए सही हो या गलत, क्योंकि जिस तरह तुम आई हो और फिर कयारा, तुम दोनों ने ही मेरे अंश को चीट किया। तो अब मैं इतनी जल्दी तो किसी भी लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। धारा को श्रेष्ठा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। श्रेष्ठा को ध्रुवंश की फिक्र थी जो उसकी बातों से साफ झलक रहा था। धारा श्रेष्ठा की बातों को सुन ही रही थी, तभी अचानक श्रेष्ठा ने ऐसा कुछ किया जिससे धारा एकदम से ही डर गई, पर वो जल्दी ही खुद को कंट्रोल करके खुद को नॉर्मल कर लेती है। श्रेष्ठा धारा के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, आई डोंट नो तुम अंश से प्यार करती हो या नहीं, लेकिन अंश तुमसे बहुत प्यार करता है, हद से ज़्यादा करता है, वरना मेरे मना करने के बाद भी तुम्हें संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ता। प्लीज़ उसे अब कभी धोखा मत देना। धारा अपने हाथ को श्रेष्ठा के हाथ के ऊपर रखकर कहती है, कभी नहीं दूंगी। अगर ऐसी नौबत भी आई तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उसे धोखा नहीं दूंगी। श्रेष्ठा अब धारा का हाथ छोड़ देती है। धारा भी अपना हाथ पीछे कर लेती है। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। श्रेष्ठा देखती है कि धारा अब भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। ये देखकर श्रेष्ठा कहती है, वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही डरती हो। अगर हमारे साथ रहना है तो तुम्हें ये डर भगाना होगा। मेरे बेटे को तो जानती ही हो, वो माफिया किंग है, और उसकी अगर बीवी ऐसी छुई मुई रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक बार ठीक हो जाऊं, फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी ताकि तुम्हें किसी और की ना सही लेकिन खुद की जान बचा सको, लोगों से लड़ सको, तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कोई अंश को टारगेट ना कर सके। धारा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। दोनों अब बातें करने लगते हैं। श्रेष्ठा धारा को गहराई से जानने के लिए उसके साथ डीपली बात कर रही थी। आज तक उसने कयारा से ऐसी बातें नहीं की थी। काफ़ी देर बाद ध्रुवंश अंदर आता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को देखकर धारा से कहती है, याद रहे अंश से प्यार करने वाली उसकी एक बहन है, उसके सामने गलती से भी अपना मुंह
मुंह मत खोलना कि तुमने उसे मारने की कोशिश की, वरना वो तुम्हें नोच कर मार देगी। दारा के लिए ध्रुवंश के पूरे परिवार के साथ घुलने मिलने में थोड़ा तो वक्त लगने ही वाला था। ध्रुवंश भी आव्या के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं घर में काव्या अपने हाथों को देखते हुए आदित्य को घूर घूर कर देख रही थी। काव्या के हाथ और भी बहुत जगह लाल निशान दिख रहे थे। आदित्य ने काव्या के शरीर से आयुष्मान के टच को हटाने के लिए इतनी बुरी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया था कि काव्या का शरीर ही लाल हो गया था। आदित्य के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। काव्या आदित्य को देखते हुए एकदम से ही रोने जैसी सूरत बनाकर कहती है, मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर हस्बैंड, आप बहुत बुरे हैं, इतनी बुरी तरह से कौन रगड़ता है। आदित्य काव्या के शरीर में अब भी आयुष्मान के टच को देख पा रहा था और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आदित्य गुस्से से काव्या के बालों को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसे रूडली किस करने लगता है। काव्या खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। वहीं आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आदित्य में आज भी बिल्कुल चेंज नहीं आया था। आज भी वो काव्या को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काव्या खुद को छुड़ाते हुए आदित्य को कंधे पर मार रही थी, लेकिन मजाल है कि आदित्य उसे इतनी आसानी से छोड़े। आदित्य किसी चुंबक की तरह काव्या से चिपका हुआ था। वहीं काव्या दर्द से छटपटाई जा रही थी। आधे घंटे बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर दूर होता है। आदित्य के छोड़ते ही काव्या अपने होठों को छूती है। काव्या के होठे से खून बहने लगा था। काव्या अपने हाथ में खून देखकर रोने लगती है। वो तकिया आदित्य के ऊपर फेंक कर रोते हुए कहती है, खून निकाल दिया, आप राक्षस हैं राक्षस, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पहले तो पूरे शरीर को लाल कर दिया और अब होठों से भी खून निकाल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। बोलते हुए काव्या सिसकने लगती है। उसे शरीर में तो दर्द हो ही रहा था और अब उसे अपने होठों में भी दर्द हो रहा था। आदित्य गुस्से से जल रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था। उसने जब काव्या को रोते हुए देखा तो वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर काव्या के पास बैठ जाता है। काव्या सिसकते हुए उससे दूर होने लगती है। आदित्य दवाई निकालते हुए कहता है, वाइफी इधर आओ। काव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप बहुत बुरे हैं, मैं अब आपसे बात भी नहीं करूंगी। आदित्य अपने हाथ में दवाई निकालते हुए सख्ती से कहता है, आओ वरना मैं तुम्हें फिर से किस करूंगा। आदित्य की सख्त आवाज से काव्या खिसकते हुए उसके पास आ जाती है। आदित्य काव्या की नाराजगी भरे चेहरे को देखता है और उसके होठों पर दवाई लगाता है। काव्या की दर्द से आह निकल जाती है। आदित्य फिर से उसके चेहरे को देखता है। आदित्य काव्या के सूजे हुए होठों को देखते हुए कहता है, तुम्हारे शरीर से उसकी छुअन को मिटाना बहुत जरूरी था ना वाइफी, तुम्हें कोई छुए मुझे ये बर्दाश्त नहीं। काव्या जल्दी से कहती है, और मेरे दर्द का क्या। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए कहता है, दर्द कम करने के लिए मैं हूं ना वाइफी। आदित्य काव्या के दूसरे गाल पर भी प्यार से किस करता है, फिर उसकी नाक, आंख और आखिर में उसके माथे पर किस कर लेता है। काव्या उसे बस देखते जा रही थी। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या की नाक को पकड़कर कहता है, आज भी तुम बच्चों की तरह रोती हो। काव्या आदित्य के हाथ को चिढ़ते हुए अपनी नाक से हटा लेती है। आदित्य उसकी इस हरकत से हंसने लगता है क्योंकि काव्या चिढ़ते हुए बहुत ही फनी लग रही थी। माउंट आबू। आव्या और प्रज्ञा इस वक्त एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। आव्या बार बार अपनी नाक को पोंछ रही थी, सर्दी की वजह से बहुत परेशान थी, लेकिन प्रज्ञा के साथ उसे बात करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी आव्या को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये हनीमून स्पेशल होटल था जिसमें न्यू कपल्स आया करते थे, लेकिन आव्या ने जब बच्चे की आवाज सुनी तो वो अपनी जगह पर बैठ ना रह सकी। आव्या प्रज्ञा को देखते हुए कहती है, भाभी आपको बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। प्रज्ञा आवाज सुनते हुए कहती है, हाँ आ तो रही है, लेकिन यहाँ तो सारे सिंगल कपल्स ने रूम बुक किया था ना। आव्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, वही तो, चलिए ना देख कर आते हैं। प्रज्ञा भी हाँ में सिर हिलाकर उठ जाती है। दोनों उठकर आवाज की ओर चले जाते हैं। आव्या और प्रज्ञा जाकर देखती हैं, सामने एक लड़की खड़ी थी जो गाउन में थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो पीछे से ही बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आव्या और प्रज्ञा उसके पास जाकर उसे बुलाती हैं तो वो पलटकर आव्या और प्रज्ञा को देखती है। उसकी गोद में बच्ची को देखकर आव्या एकदम से कहती है, ओह माय गॉड, बेबी की ब्लू आइज कितनी प्यारी हैं। वो लड़की अपनी बेटी को देखती है, फिर आव्या को देखती है। आव्या का ध्यान बच्ची से हटकर उस लड़की पर जाता है। वो उस लड़की को देखते हुए कहती है, आपकी बेबी बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। वो लड़की धीरे से मुस्कुराती है। आव्या जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय आई एम आव्या। वो लड़की अपना हाथ बढ़ा नहीं पाती क्योंकि उसने अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लिया था। ये देखकर आव्या ही अपने हाथ और आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाती है। हाथ मिलाते ही वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, चंद्रकला। आव्या उसके नाम को सुनकर कहती है, कितना प्यारा नाम है। और बेबी का नाम? चंद्रकला अपने बेबी को देखते हुए जवाब देती है, चंद्रकांता।
आव्या जल्दी से कहती है, वाह कितना प्यारा नाम है, बेबी के फेस से मैच करता है, क्या मैं बेबी को गोद में ले सकती हूँ? चंद्रकला हाँ में सिर हिलाते हुए चंद्रकांता को आव्या की गोद में दे देती है। चंद्रकांता पहले तो रो रही थी, लेकिन जब दोनों की बातचीत चल रही थी तो वो चुप होकर दोनों को टुकुर टुकुर देख रही थी। लेकिन अब वो आव्या ने उसे गोद में लिया तो वो फिर से रोने लगी। प्रज्ञा एकटक चंद्रकांता को रोते हुए देख रही थी। चंद्रकांता के रोने से आव्या थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। वो अब चंद्रकांता को देखती है। चंद्रकांता मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये बहुत शरारती है, इन्हें घूमना पसंद है और हम घुमाते घुमाते थक गए, इसीलिए खड़े रहने में ही इन्होंने रोना शुरू कर दिया। आव्या कहती है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं घुमा कर लाती हूँ, आप तब तक मेरी भाभी से बातें कीजिए। चंद्रकला मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। आव्या चंद्रकांता को लेकर वहीं आसपास घुमाने लगती है। प्रज्ञा चंद्रकला को देखती है और उससे हाथ मिला लेती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ ही वक्त में आव्या जब वापस आती है, उस वक्त प्रज्ञा और चंद्रकला दोनों का चेहरा बहुत सीरियस था, लेकिन आव्या के आते ही दोनों अपनी सीरियसनेस को छुपा लेते हैं। आव्या अब चंद्रकांता को चंद्रकला के पास वापस कर देती है। चंद्रकला दोनों को देखते हुए कहती है, ठीक है अब हम चलते हैं, इनके बाबा हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। आव्या चंद्रकांता के गाल को धीरे से टच करके बाय बोलती है और चंद्रकला को भी बाय कहती है। चंद्रकला जाते हुए प्रज्ञा को गौर से देखती है, फिर दोनों को ही अलविदा कहकर चली जाती है। प्रज्ञा भी दोनों को देखते हुए कुछ सोच रही थी। आव्या दोनों के जाते ही प्रज्ञा को देखती है और कहती है, भाभी मुझे भी भाई और आपका ऐसा ही क्यूट सा बच्चा चाहिए। कितनी प्यारी थी वो, उसकी आंखें देखी आपने, ऐसा लग रहा था मैं उस बच्ची को चुरा कर भाग जाऊं। प्रज्ञा आव्या की बात सुनकर हंसने लगती है। आव्या भी हल्का हंसते हुए कहती है, भाभी सच में। प्रज्ञा हंसते हुए कहती है, डॉक्टर से किडनैपर बनने का सोच रही हैं आप? आव्या कहती है, ऐसी बच्चे के लिए तो मैं किडनैपर भी बन जाऊं। वैसे आप दोनों बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो? प्रज्ञा नाम में सिर हिला देती है। इसका सीधा जवाब था, पता नहीं। आव्या प्रज्ञा की बातों पर सहमति जताते हुए कहती है, गुड थिंग, अभी आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आप सिर्फ 20 साल की हैं। हम दोनों भी इतनी जल्दी नहीं करने वाले। प्रज्ञा भी फीका सा मुस्कुरा देती है। वहीं गार्डन के दूसरी ओर अव्यान और रुद्र बैठे थे। अव्यान सामने की ओर देखता जा रहा था, वहीं रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, तुझे सब कुछ पता था फिर भी तू चुप है। अव्यान गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं बस उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा हूँ। पहले भी मैंने उसे समझाया था कि मेरी नज़र में कुछ नहीं छुपता, लेकिन वो छुपाने पर तुली हुई है। कैसी लड़की है यार। अब अगर उसने ऐसे कदम उठाए जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता, तो फिर मैं पता नहीं क्या करूँगा उसके साथ। रुद्र अव्यान के कंधे से हाथ हटाकर बेंच पर लीन होकर कहता है, या तो तूने बहुत जल्दी शादी कर ली, या तो तूने बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। वैसे मानना पड़ेगा तो लकी तो है, क्योंकि ऐसा प्यार करने वाली वाइफ बहुत कम मिलती है। अव्यान शांत हो जाता है। उसे पता था कि प्रज्ञा उसके लिए पागल है। रुद्र उसे कुछ देर शांति से देखता है, फिर कहता है, तुझे नहीं लगता कि तुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था? मतलब उसकी उम्र देखी है, कंट्रोल ना सही लेकिन प्रोटेक्शन तो यूज कर लेता। अव्यान रुद्र को देखता है। रुद्र से आंखों से इशारा करते हुए पूछता है, व्हाट? अव्यान उसे देखते हुए कहता है, तुझे नहीं लगता तू आजकल बदल रहा है? रुद्र कंफ्यूज होकर उसे देखता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। अव्यान उसे देखते हुए कहता है, तू आजकल लेक्चर बहुत दे रहा है। इतना कहते ही अव्यान रुद्र के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, बस कर यार बस, मैं तुझे माफिया से टीचर बनते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर वो अफसोस होकर रुद्र को देखता है। तेरी तो। रुद्र अव्यान को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अव्यान जल्दी से वहां से भाग जाता है। अव्यान रुद्र का मजाक उड़ा रहा था। वो उसे अच्छे से पता चल चुका था। दोनों जिस जगह थे वहां उनके सिवाय कोई भी नहीं था, वरना उन्हें ऐसा करते उनकी बीवियां देखती तो बेहोश ही हो जाती। रात के पहर सुहानी कमरे में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। वो सिर उठाकर द्रांश को देखती है जो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। द्रांश इस वक्त लैपटॉप पर उसी लड़की को रोते हुए देख रहा था जिसने उसे फ्लाइट में टच किया था। द्रांश वैसे तो उसे खुद अच्छे से टच करता, इसके लिए ही वो गया भी था, लेकिन वहां तो उस लड़की ने दूसरे लड़के को बुला लिया था। उस वक्त द्रांश ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, लेकिन द्रांश किसी को छोड़ने वालों में से नहीं था। अभी भी वो खुद जाता, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने अपने बॉडीगार्ड को भेज दिया। सुहानी द्रांश को काफी वक्त से लैपटॉप पर देखता हुआ देख रही थी, इसीलिए वो भी जल्दी से द्रांश के पास चली जाती है ताकि वो देख सके। लेकिन जैसे ही सुहानी द्रांश के पास जाकर बैठती है, द्रांश लैपटॉप बंद कर देता है। सुहानी अपनी मासूम आंखों से द्रांश को देखती है जैसे किसी बच्चे को कुछ देखने की इच्छा हो, लेकिन उसी वक्त उसे बंद कर दिया जाए। द्रांश सुहानी को घूरते हुए कहता है,
क्या है, यहाँ कोई मूवी चल रही है जो तुम झांकने आ गई? सुहानी मायूस होकर वहाँ से उठकर बेड की ओर चली जाती है। वो चुपचाप बेड पर लेट जाती है। उसे ऐसे देखकर द्रांश लैपटॉप पर लॉक करके उसके पास जाता है। सुहानी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। द्रांश उसके चेहरे को देखते हुए कुछ सोचता है, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। सुहानी मुड़कर दरवाजे की ओर देखती है। वो उठकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ गाल पर रख लेती है। बहुत देर बाद जब वो द्रांश वापस नहीं आता तो सुहानी बेड से नीचे उतरकर कमरे से चली जाती है। सुहानी बाहर जाकर द्रांश को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुहानी इधर उधर देखते हुए जा रही थी, तभी सब ओर बस सारे दरवाजे बंद दिख रहे थे। सुहानी चलते चलते कमरों को पार कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र द्रांश पर जाती है जो एक कमरे में जा रहा था। सुहानी भी जल्दी से उस कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, चारों ओर का नज़ारा देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता। कमरा पूरा डिनर डेट के लिए सजा हुआ था। लाइट बहुत ही कम थी, बस कैंडल से ही कमरा बहुत रोमांटिक दिख रहा था। सुहानी अपनी नजरें घुमाते हुए द्रांश को खोजने की कोशिश करती है। सुहानी को द्रांश कर्टन के सामने खड़ा दिखता है। सुहानी आगे बढ़ती है तो उसे दिखता है कि डिनर टेबल पर एक प्यारा सा कार्ड था जिसमें लिखा था, यू आर माई स्पेशल वन। ये देखते ही सुहानी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सुहानी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और पीछे से द्रांश को हक कर लेती है। सुहानी उसे द्रांश समझकर हक करती है, लेकिन वो द्रांश नहीं, रुद्र था। रुद्र अब आव्या की जगह किसी और की प्रेजेंस फील करता है तो उसका फेस एकदम से डार्क हो जाता है। सुहानी अपने ख्वाबों में खोई हुई कहती है, यू आर माई स्पेशल वन। इसके आगे सुहानी कुछ भी कह पाती, पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, रुद्र। सुहानी झट से पलटती है। सुहानी को सामने एक लड़की दिखती है जो आव्या थी। आव्या ब्लैक कलर की साड़ी में कयामत लग रही थी। वहीं सुहानी बस पीछे देख रही थी। उसने रुद्र को छोड़ा नहीं था। रुद्र तो गुस्से से फट रहा था। वो अचानक ही सुहानी का हाथ अपने आप से छुड़ाता है और बहुत ही जोर से उसे धक्का देता है। बेचारी सुहानी तो कुछ समझ ही नहीं पाती। सुहानी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आव्या गुस्से से रुद्र को घूरते हुए कहती है, कौन है ये लड़की और इसने तुम्हें हक कैसे किया? रुद्र गुस्से से सुहानी को देख रहा था। हल्का अंधेरा था, इसीलिए सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये द्रांश नहीं है। सुहानी आव्या को देख रही थी और उसे यही लग रहा था कि आव्या द्रांश की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि आव्या के सुहाग के निशान कुछ भी नहीं दिख रहे थे। रुद्र अब कोई जवाब नहीं देता तो आव्या गुस्से से आगे बढ़कर रुद्र के कॉलर को पकड़कर पूछती है, रुद्र बताओ कौन है ये लड़की? रुद्र गुस्से से आव्या के हाथ को खुद के कॉलर से छुड़ाकर चिल्लाता है, अरे मुझे क्या पता। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र अब गुस्से से सुहानी की ओर बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे उठाता है। सुहानी झट से उठ जाती है। रुद्र उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इतना बोलते ही रुद्र बहुत जोर से हैरानी को धक्का देता है। सुहानी इस वक्त अंधेरे में किसी के सीने से लग जाती है। रुद्र और आव्या दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। सुहानी सिर उठाकर द्रांश को देखती है। द्रांश के एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा डार्क थे। सुहानी कभी रुद्र को देखती तो कभी द्रांश को। द्रांश सुहानी को अपने पीछे करते हुए खुद आगे बढ़ जाता है। आव्या और रुद्र भी द्रांश को देखकर हैरान थे। रुद्र तो पहली बार द्रांश को देख रहा था। द्रांश रुद्र के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों जलती हुई आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। आव्या तो द्रांश को पहचान लेती है, लेकिन सुहानी द्रांश के पीछे छिपकर रुद्र को देख रही थी। द्रांश अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? द्रांश को याद आता है कि किस तरह से द्रांश आव्या को लेकर गया था। वो याद आते ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। रुद्र द्रांश के हाथ को एकदम से झटक देता है। द्रांश भी उसका जवाब रुद्र को एक मुक्का मारकर देता है। जैसे ही द्रांश मुक्का मारता है, रुद्र भी उसे पलटवार करते हुए एक पंच उसके चेहरे पर मारता है। सुहानी जल्दी से द्रांश के आगे खड़े होकर रुद्र से कहती है, आप दोनों प्लीज मत लड़िए, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप दंश हो। आव्या सुहानी को देखती है जो बहुत इनोसेंट लग रही थी और उसकी बात करने का तरीका उसे बहुत अच्छा लगा। आव्या भी रुद्र के पास जाती है। आव्या को देखकर सुहानी उसे माफी मांगते हुए कहती है, मैम आई एम सॉरी, मुझे लगा। आव्या द्रांश को देख रही थी। उसका चेहरा पहले के मुकाबले शांत लग रहा था। वहीं रुद्र भी आव्या के आने से थोड़ा शांत हो गया। सुहानी अब द्रांश की ओर पलटकर उसे देखती है। रुद्र द्रांश को देखते हुए कहता है, छुप छुप कर वार करते हुए थक गया तो अब लड़की का सहारा ले रहा है। रुद्र बहुत ही ज्यादा रूडली द्रांश से कहता है, जिसे सुनकर द्रांश भी रुद्र की ओर बढ़ते हुए कहता है, लड़कियों का सहारा तो तू लेता है, सबके सामने बहुत महान बनता रहता है ना, असल में तू कितना गिरा हुआ है ये किसी को नहीं पता। द्रांश गुस्से से उसकी ओर उसे मारने के लिए ही बढ़ रहा था, लेकिन सुहानी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक रही थी। द्रांश कहता है, कहने को तो तू बहुत बड़ा कर्मदाता बनता है, लड़कियों को बचाता है, लेकिन तूने खुद क्या किया? एक लड़की को मेरे पास उसका रेप करने के लिए भेज दिया। जैसे ही सुहानी ये सुनती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो पलटकर हैरानी से रुद्र को देखती है। सिर्फ सुहानी ही नहीं, आव्या भी हैरान होकर पहले द्रांश फिर रुद्र को देखती है। आव्या रुद्र को हैरानी से देखते हुए पूछती है, रुद्र क्या ये सच है?
रुद्र और सुहानी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ना रुद्र सुहानी को पहचानता था और ना सुहानी रुद्र को जानती थी। जो कुछ भी बात हुई थी सुहानी ने धीर से की थी। रुद्र एकदम से कहता है, व्हाट अ रबिश। मैंने तेरे पास लड़की जरूर भेजी थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि खुद का रेप करवा ले। जैसे ही सुहानी ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। आव्या सुहानी के मूवमेंट को समझ कर कहती है, क्या वो लड़की यही है? रुद्र इरिटेट होकर कहता है, मुझे नहीं पता कौन है, मैंने बस धीर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो किसी भी लड़की को उठाकर उस मिशन पर भेज देगा। उसके इतना बोलते ही द्रांश ताली बजाता है। रुद्र और आव्या दोनों द्रांश को देखते हैं। द्रांश ताली बजाते हुए कहता है, वाह, ना बॉस को पता है और ना असिस्टेंट को। जो लड़की मेरे पास आई थी, पता है उसके साथ पहले से ही कितना जुल्म हो रहा था। वो कोई स्ट्रांग लड़की नहीं थी, वो कमजोर और बेबस लड़की थी जिसका तूने फायदा उठाया। रुद्र तुरंत ही गुस्से से चिल्लाता है, जस्ट शट अप। मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया, एक लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। फायदा उठाना तेरा काम है, इसीलिए तो लड़की देखते ही तूने उसके साथ जबरदस्ती की और मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू कब से इतना महान बन गया? द्रांश अपने एटीट्यूड में कहता है, मैं ना पहले महान था और ना ही अब हूं। मैंने की उसके साथ ज़बरदस्ती, और जो भी मुझे छुएगी मैं उस हर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करूंगा, क्योंकि वो लड़कियां उसी लायक होती हैं। सबकी सब एक जैसी होती हैं। मुझे नफरत है लड़कियों से। द्रांश की बातों को सुनकर सुहानी रोने लगती है, क्योंकि द्रांश ने उसे उन लड़कियों की तरह समझा था जो लड़कों के पीछे भागती हैं। सुहानी के आंसू बहते जा रहे थे। आव्या को भी द्रांश की बातों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तीनों में से कोई भी समझ नहीं पाता कि द्रांश लड़कियों से बस इस वजह से नफरत करता है क्योंकि उसने शायद बचपन से यही सब कुछ देखा था। उसने अपने डैड के पीछे बहुत सारी लड़कियों को देखा था जो सब उसके डैड से बिस्तर तक जाती थी और अपने जिस्म की प्यास बुझाती थी। इसीलिए तो उसे जब भी कोई छूता था तो उसे लगता था कि वो लड़की कैरेक्टरलेस है और उसे सिड्यूस कर रही है, चाहे कोई गलती से भी क्यों न टकरा जाए। आव्या सारी बातों को समझकर द्रांश को घूरते हुए कहती है, महान ही तो बनने की कोशिश कर रहे हो तुम। जबरदस्ती तुमने की, गलती तुमने की और ब्लेम रुद्र को कर रहे हो। अगर तुम्हें लड़की की इतनी ही फिक्र थी तो उसके साथ वो सब नहीं करते। तुम ही बिना मतलब का रुद्र से बदला लेना चाहते हो। शादी के वक्त भी तो तुम हमें मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तुम प्लानिंग कर सकते हो तो रुद्र क्यों नहीं कर सकता? आव्या से आगे कुछ बोलती उससे पहले ही द्रांश गुस्से से कहता है, हाँ तो करता ना, मैंने कौन सा मना किया है? दूसरी लड़की की जगह तुम्हें मेरे पास भेज देता। द्रांश के इतने कहते ही रुद्र द्रांश के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है। द्रांश एक कदम पीछे हो जाता है और अपने होठों के कोनों से निकलते खून को पोंछते हुए उसे देखता है। फिर अचानक ही खुद भी आगे बढ़कर रुद्र की नाक पर एक पंच मारता है। आव्या रुद्र को बुलाती है, रुद्र। रुद्र की नाक से खून बहने लगता है। रुद्र अपने हाथों से अपनी नाक के खून को पोंछता है। रुद्र अब आगे बढ़ने को होता ही है कि आव्या बीच में आकर उसे रोक लेती है। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, रुद्र प्लीज नो। रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नो बेबी गर्ल। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रुद्र फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। तभी आव्या रुद्र के हाथ को पकड़कर कहती है, प्लीज ना, मत करो, मेरी बात नहीं सुनोगे तुम? रुद्र कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। आव्या सुहानी को देख रही थी और उसी की वजह से वो इस झगड़े को रोक रही थी। रुद्र आव्या के हाथ को कसकर पकड़कर अब वहां से बहुत ही गुस्से से जाने लगता है। वो अब द्रांश की शक्ल नहीं देखना चाहता था। आव्या रुद्र के गुस्से को देखकर अंदर ही अंदर डर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र को रोकने का क्या नतीजा होने वाला था। दोनों के जाते ही द्रांश भी एक पल अपनी आंखें बंद करता है। फिर सुहानी को देखता है जो अब तक रो रही थी। द्रांश उसके आंसुओं को देखकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसे देता है। सुहानी रोते हुए उससे कहती है, आपने भी मेरा यूज़ करना चाहा। आपने मुझे उस नरक से आज़ाद इसीलिए किया ताकि मैं आपका साथ दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पास जिस वजह से आई थी वैसा काम अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मुझ जैसी लड़की से नफरत करते हैं ना, तो जाने दीजिए मुझे, या फिर मेरी जान ले लीजिए। मुझे जीना ही नहीं है। द्रांश एकदम से ही सुहानी के होठों पर उंगली रख देता है। सुहानी सिर उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से द्रांश को देखती है। द्रांश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जितना दिमाग ना हो उतना लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों का यूज़ करना मेरी फितरत नहीं है और तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती लिटिल लैम्प। ना मैं तुम्हें जाने दूंगा और ना ही मरने दूंगा। तुम मेरे पास जिंदगी भर ऐसे ही कैद रहोगी क्योंकि तुम स्पेशल हो, डिफरेंट हो। अब ये लो और अपने आंसू पोंछो, क्योंकि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि तुम्हारे आंसू पोंछूं। सुहानी कुछ पल द्रांश को एकटक देखती है, फिर रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछती है। सुहानी द्रांश को रुमाल देती है। द्रांश उससे कहता है, मेरी पॉकेट में रखो और आइंदा से मेरे बिना परमिशन के कमरे से बाहर मत निकलना। सुहानी द्रांश की पॉकेट में रुमाल रखती है। सुहानी अब चुप थी। द्रांश अब आगे बढ़ते हुए कहता है, अब चलो।
द्रांश आगे जाता है और सुहानी उसके पीछे पीछे जाती है। दोनों कमरे में पहुंचते हैं। द्रांश सीधे जाकर बेड पर लेट जाता है। सुहानी एक जगह खड़ी रहती है। द्रांश उसे देखकर पूछता है, अब क्या हुआ? सुहानी बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, भूख लगी है। द्रांश खाना ऑर्डर करते हैं। दोनों खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं। सुहानी सारी चीज़ों को याद करते हुए द्रांश को देखती है। कुछ देर पहले जब द्रांश और रुद्र का झगड़ा हो रहा था तब सुहानी को द्रांश पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने उसके सामने बोला था कि वो अब भी दूसरी लड़कियों के साथ वही करेगा। पर अब जब सुहानी द्रांश के साथ है तो उसे द्रांश पसंद आ रहा था। दोनों दूरी बनाए हुए लेटे थे। सुहानी द्रांश को देखती है जो कब से उसे ही देख रहा था। सुहानी जल्दी से नजरें झुका लेती है। द्रांश अपनी सख्ती भरी आवाज में कहता है, इधर आओ। सुहानी को अब घबराहट हो रही थी, पर थोड़ा रुकने के बाद वो द्रांश के पास चली जाती है। द्रांश सुहानी के गाल पर हाथ रखता है, जिससे सुहानी सहम जाती है। द्रांश बहुत ही गौर से सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं यहाँ रुद्र सूर्यवंशी को मारने आया हूँ, क्योंकि उसने मेरे डैड को मारा है, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने उसे ही मार दिया। मैं अगर तुम्हारा यूज़ करता तो तुम्हें उसके खिलाफ कुछ कहता, लेकिन मैंने कुछ कहा क्या? सुहानी जल्दी से ना में सिर हिला देती है। द्रांश फिर से कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए उस नरक से बाहर निकाला, क्योंकि तुम्हें जिस तरह बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, उसी तरह मुझे भी नहीं मिला। मैंने तुम्हारी आंखों में मेरी तरह प्यार मिलने की चाह देखी है। हर किसी को अपनी लाइफ में प्यार चाहिए होता है, लेकिन यहाँ तो मुझे बचपन से प्यार का एक कतरा तक नसीब नहीं हुआ। सब कुछ मेरे डैड के उस दूसरी औलाद की वजह से हुआ है। डैड ने सिर्फ उससे प्यार किया, मुझसे कभी नहीं किया। मैंने हर वक्त अपने डैड के प्यार का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे प्यार नहीं किया। लेकिन मैं करता हूँ। मैं अपने डैड से पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम भी अपनी मॉम से प्यार करती हो ना? द्रांश की बातों को सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि द्रांश के बोलने का तरीका ही रुला देने वाला था। द्रांश की बातें सुहानी के दिल तक पहुंच चुकी थी। सुहानी द्रांश की बातों का जवाब देते हुए हाँ में सिर हिलाती है। इकलौती उसकी माँ से ही वो अब प्यार करती थी। द्रांश सुहानी के जवाब को देखकर कहता है, तुम बार बार रोती क्यों हो? कोई बात नहीं, तुम्हें प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? जिंदगी तो मिली है, बस इस जिंदगी को किसी तरह से जीकर खत्म करना है। और तुम मेरे साथ हो तो जिंदगी जीने में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ना पैसों की कमी है, ना खाने की कमी। जिंदगी जीने के लिए बस ये दोनों चीजें काफी हैं। सुहानी द्रांश के सीने में छिपकर सिसकते हुए रोने लगती है। भले द्रांश बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन रियलिटी में उसके दिल में दर्द भरा हुआ था। सुहानी को द्रांश के दर्दों का एहसास हो चुका था। द्रांश सुहानी को अपने सीने में छुपा देखकर कुछ नहीं कहता। उसे नहीं आता था कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं। जब कोई रोते हुए गले लगे तो उसे कैसे नॉर्मल करने के लिए उसके बालों या पीठ को सहलाते हैं। उसे सिर्फ अपने डैड से प्यार करना आता था, और किसी से भी उसे ना प्यार करना आता था और ना ही वो करने वाला था। उसे बस अपनी जिंदगी जीकर खत्म करनी थी। सुहानी को द्रांश के सीने में छिपकर रोने में बहुत ही अच्छा और सेफ फील हो रहा था। उसकी जिंदगी जिसने खराब की थी, उसी की बाहों में उसे अब सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा था। द्रांश बिल्कुल चुप था और सुहानी कुछ पल ऐसे ही रोते हुए सो गई। अगली सुबह रुद्र और आव्या के रूम में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि रात को भयानक तूफान आया हो। कुछ सामान टूटकर बिखरा हुआ था। फर्श पर आव्या की साड़ी गिरी हुई थी और उसका ब्लाउज फटा हुआ था। बेड पर आव्या सफेद चादर से ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर बुरी तरह से काटने के निशान थे। उसके होठों से खून निकलता हुआ सूख चुका था। रुद्र उसके पास ही लेटा हुआ सीलिंग को एकटक देख रहा था। पूरी रात में रुद्र को बस द्रांश की एक ही बात सुनाई दे रही थी, जो उसने आव्या को भेजने की बात कही थी। जब रुद्र उस पर गुस्सा नहीं उतार पाया तो आव्या उसकी शिकार बन गई। आव्या ने रुद्र से बहस भी की थी, इसीलिए उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। आव्या की आंखें बहुत ही धीरे धीरे से खुलती हैं। आव्या की नज़र अपने सामने लगे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है, जिसमें उसकी बुरी हालत साफ दिख रही थी। आव्या अब अपनी नज़रों को नीचे करती है तो उसके सारे कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं। आव्या धीरे से पलटती है तो उसके शरीर में असहनीय दर्द होता है। दर्द से आव्या की आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। वो रुद्र को देखती है, जो अब भी एकटक सीलिंग को देख रहा था। आव्या उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, गुस्सा उतारना हो गया या कुछ और भी करना बाकी है? रुद्र आव्या को देखता है। आव्या की हालत देखकर रुद्र जल्दी से अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन अब आव्या को छू पाता उससे पहले ही आव्या कहती है, खबरदार, अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अभी अपनी स्वीटनेस दिखाओगे तो मैं कल के तुम्हारे अंदर के जानवर को भूल जाऊंगी? कभी नहीं। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है रुद्र सूर्यवंशी। ये सुनते ही रुद्र अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। आव्या कहती है, और इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ। इतना बोलते ही आव्या धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से दर्द से आवाज़ निकलती है, आह। रुद्र तुरंत उठकर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आव्या फिर से उसे रोककर कहती है, मैंने कहा ना, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। दूर रहो मुझसे। अपना ये झूठा नाटक मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
कहते हुए आव्या रुद्र को देखती है। आव्या को देखते ही रुद्र तड़प उठता है क्योंकि आव्या की आंखों में आंसू थे और दर्द तो भरा हुआ था। आव्या रुद्र से नजरें फेरकर बेड से बहुत ही मुश्किल से उठती है और वॉशरूम जाती है। जाते वक्त आव्या बीच बीच में करहा रही थी। रुद्र अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है और एक जी झटके से लैंप पर पंच मारता है, जिससे उसके हाथ में लैंप से टूटकर कांच उसके हाथ में घुस जाता है। रुद्र के हाथ से खून बहने लगता है। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है, तभी उसका फोन रिंग होता है। रुद्र कुछ देर तक तो कॉल रिसीव नहीं करता, फिर थोड़ी देर में कर लेता है। उसके कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, गुस्से में हद पार कर दी, वेल डन। रुद्र आवाज सुनते ही गुस्से से अपने दांत भींचता है। दूसरी ओर से द्रांश कहता है, तेरी बुरी आदत है गुस्सा करना, और सबसे बुरी आदत है उस गुस्से में अपना आपा खो देना। तूने जैसा उस लड़की के साथ किया, कल तुमने खुद अपनी बेबी गर्ल के साथ किया। अगर मैं चाहता ना तो ये मैं दूसरे से करवाता, लेकिन मैं तेरी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ, इसीलिए मैंने तेरे हाथों से ही ये शुभ काम करवा दिया। मुझे पता था कि तेरा गुस्सा सबसे ज़्यादा कब आग की तरह खौलेगा। आज की न्यूज़ हेडिंग क्या है पता है? मैं बताता हूँ। रुद्र सूर्यवंशी ने किया अपनी बेबी गर्ल के साथ ज़बरदस्ती या फिर रेप। ये सुनते ही रुद्र गुस्से से अपने फ़ोन को फेंकता है। वहीं अव्यान और प्रज्ञा के कमरे में प्रज्ञा शार के नीचे आंखें बंद करके खड़ी थी। उसे इस वक्त चंद्रकला की बातें याद आ रही थी। चंद्रकांता मेरी दूसरी बच्ची है। पहले बच्चे को मैंने किसी कारणवश खो दिया और आज भी मैं उसके खोने का दर्द दिल में लिए बैठी हूँ। उसे खोने के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं वो कर ना सकी। प्रज्ञा ये सब कुछ सोचते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मम्मा। प्रज्ञा झट से अपना हाथ पेट से हटा लेती है, तभी उसे किसी की छुअन अपने पेट पर महसूस होती है। प्रज्ञा समझ जाती है कि ये कौन है। प्रज्ञा उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर किस करते हुए कहता है, क्या सोच रही हो? प्रज्ञा अपनी आंखें खोल लेती है और धीरे से कहती है, कुछ भी तो नहीं। अव्यान झटके से प्रज्ञा को अपनी ओर पलटाता है। प्रज्ञा की नज़र अव्यान पर जाती है जो शर्टलेस था। उसकी कमर पर बस एक टॉवेल थी। पानी में भीगते हुए अव्यान की बॉडी बहुत ही हॉट लग रही थी। प्रज्ञा भी व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में थी जो उसके शरीर से चिपक चुकी थी और उसका बदन भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। अव्यान उसके एक हाथ को अपने हाथ की उंगलियों के बीच फंसा लेता है और अपने दूसरे हाथ को प्रज्ञा की कमर पर रखता है। प्रज्ञा उसकी आंखों में एकटक देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज हम वॉशरूम रोमांस करते हैं। अव्यान के ये बोलते ही प्रज्ञा की धड़कन तेज हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा की गर्दन पर झुककर उसे किस करता है। प्रज्ञा का पूरा बदन सिहर उठता है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर किस करता है। प्रज्ञा अव्यान के कंधे पर हाथ रख लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगती है। कुछ ही पलों में प्रज्ञा को एहसास होता है कि उसकी पहनी हुई ड्रेस अब उसके बदन पर नहीं थी। प्रज्ञा बस अव्यान के होठों को महसूस कर पा रही थी। अव्यान अब प्रज्ञा को दीवार से सटा देता है। प्रज्ञा अपनी आंखें खोलकर अव्यान को देखकर परेशान भरी नजरों से देखती है। अव्यान प्रज्ञा की परेशानी को उसकी आंखों में देखकर ही समझ आता है। अव्यान मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा। प्रज्ञा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा की बंद आंखों को देखता है। अब उसे इशारा दे रहा था, लेकिन प्रज्ञा समझ नहीं रही थी। अव्यान अपना सिर हिलाते हुए अब प्रज्ञा की कमर को पकड़ता है। प्रज्ञा के मुंह से एकदम से ही आह निकल जाती है। अव्यान और प्रज्ञा बाथरूम में ही अपने प्यार के पल में खो से जाते हैं, जिसकी गवाही प्रज्ञा की सिसकियों की आवाज़ दे रही थी। 1 घंटे बाद अव्यान प्रज्ञा को गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है। दोनों ने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। प्रज्ञा एकटक अव्यान को देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा को बेड पर बिठाता है और हेयर ड्रायर लेकर उसके बालों को सुखाता है। प्रज्ञा अव्यान को एकटक देखते हुए कहती है, क्या मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी होगी? अव्यान प्रज्ञा के गालों को खींचते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। अव्यान उसके बालों को सुखाता है। प्रज्ञा अव्यान की बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। अव्यान प्रज्ञा के लिए कपड़े लाता है। कपड़े देते हुए वो कहता है, ये लो, चेंज कर लो, मैं वॉशरूम में चेंज कर लूँगा। बोलकर अव्यान अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही देर में अव्यान चेंज करके बाहर निकलता है। प्रज्ञा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। अव्यान उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए उसे आईने में देखकर कहती है, आज मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है आपको। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर किस करके कहता है, प्यार तो हमेशा ही आता है, लेकिन तुम ही हो जो नफरत करवाने पर तुली रहती हो। प्रज्ञा कंफ्यूज होकर अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर थोड़ा प्रेस करके कहता है, यहाँ कुछ है। प्रज्ञा का शरीर एकदम से गर्म हो जाता है। वो एकदम से ही डर जाती है। अव्यान उसके एक्सप्रेशंस को गौर करता है, फिर उसके गाल पर किस करके कहता है,
मैं एक स्पेशल जगह ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ पेट में कुछ है या कुछ ऑर्डर करूँ। प्रज्ञा जल्दी से खुद को नॉर्मल कर लेती है। सच में वो डर गई थी। प्रज्ञा खुद को नॉर्मल करके मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा फिर तो मैं वहीं पर जाकर खाऊंगी। अव्यान प्रज्ञा को अपनी ओर पलटाता है। प्रज्ञा का चेहरा खिला हुआ था। अव्यान प्रज्ञा की मांग को देखता है जो खाली थी। अव्यान सिंदूर लेकर प्रज्ञा की मांग में भर देता है। प्रज्ञा अपनी प्यार भरी नजरों से अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस करता है और कहता है, चलो। इतना बोलकर वो प्रज्ञा का हाथ पकड़ लेता है। प्रज्ञा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अव्यान उसके हाथ को पकड़कर अब कमरे से निकल जाता है। वहीं रुद्र बैल्कनी में खड़ा हुआ फोन में धीर से सुहानी की सारी इन्फॉर्मेशन सुन रहा था। सुहानी की इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है। रुद्र बेहद सर्द आवाज में कहता है, यू इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है। किसी की बिना इन्फॉर्मेशन जाने तुम उसे कैसे हायर कर सकते हो। धीर इधर जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो खुद डर जाता है, और अब जब उसे रुद्र डांट रहा था तो वो डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलती की है। धीर घबराए हुए कहता है, आई एम सॉरी बॉस, मैंने हमारे एक बॉडीगार्ड के बोलने पर उसे हायर किया था। मैं उसी वक्त उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो पहले भी ऐसे काम कर चुकी है, तो मैंने भी उसकी बात मान ली। मुझसे गलती हो गई बॉस। रुद्र गुस्से से कहता है, तुम अभी के अभी माउंट आबू के लिए निकलो। मुझे तुम आज के आज यहाँ चाहिए। तुम्हें तो मैं आज बताता हूँ कि ऐसी गलती की कैसी सजा होती है। जिस चीज़ के लिए मैं लोगों को पनिशमेंट देता हूँ, तुमने वही काम मुझसे करवा दिया। तुम पर मैंने ट्रस्ट करके ये काम सौंपा था, और तुम बस यहाँ आओ। रुद्र का गुस्से से भड़कना धीर को अंदर तक कांपने के लिए मजबूर कर रहा था। रुद्र कॉल कट करता है। धीर फोन को देखने लगता है। धीर के पास इस वक्त 2-3 बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। उन्होंने भी रुद्र की बात सुन ली थी। एक बॉडीगार्ड धीर को देखते हुए पूछता है, अब तुम क्या करोगे? बॉस तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। दूसरा कहता है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि बॉस का गुस्सा कैसा है। वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। तीसरा बॉडीगार्ड कहता है, मैं होता तो भाग जाता। मौत के कुएं में कौन कूदना चाहेगा? जॉब तो और भी मिल जाएंगी, लेकिन जान सिर्फ एक बार मिलती है, और मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है। धीर सबकी बातों को सुनता है। पहले वो बहुत शांति से सुनता है, फिर रिएक्ट करता है। धीर तीनों को देखते हुए कहता है, नौकरी पैसों के लिए की जाती है, ये सच है, लेकिन किसी भी नौकरी को करते वक्त ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं भाग जाऊंगा, और हो सकता है मुझे दूसरी जॉब भी मिल जाए, लेकिन मेरे भागने के बाद मेरी ईमानदारी पर काला धब्बा लग जाएगा। मैंने गलती की है तो सज़ा भी तो मुझे मिलनी चाहिए, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बॉस मुझे क्या सज़ा देंगे। वो जो भी सज़ा देंगे मेरे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि इस वक्त मैं गलती करने से पहले 100 बार सोचूंगा। ओके बाय, मैं निकलता हूँ, आज ही मुझे वहाँ पहुँचना है। बोलते ही धीर बढ़ने लगता है। तभी उसे पीछे से एक बॉडीगार्ड की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें तेरी भी तो कोई गलती नहीं है। गलती तो नरेश की है, उसने ही तो उस लड़की के लिए बात की थी। धीर मुड़कर कहता है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने उस पर ट्रस्ट किया। खैर छोड़ो, बॉस को उसका नाम मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को बॉस का गुस्सा सहना पड़े। तीनों धीर को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। माउंट आबू। आव्या बेंच पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से बार बार आंसू बहते जा रहे थे। वो कोशिश तो कर रही थी कि आंसू ना गिरे, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके आंसू गिरते जा रहे थे। रुद्र उसी के पास जमीन पर बैठा हुआ था और उसे ही एकटक रोते हुए देख रहा था। रुद्र खुद के किए पर शर्मिंदा था, लेकिन क्या करे, उससे अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता था। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज मत रोना। आव्या झट से रुद्र के हाथ को झटक देती है। आव्या बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। उसकी नाक तक लाल हो चुकी थी। वैसे भी वो सर्दी से परेशान थी। आव्या आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। रुद्र आव्या की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे छूता नहीं। रुद्र कहता है, मैं चला जाऊंगा, पहले तुम रोना बंद करो। आव्या अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, कल रात तुम्हें मेरा रोना नहीं दिखा। मैं स्ट्रगल कर रही थी, मुझे दर्द हो रहा था, और तुम्हें तुम्हारे गुस्से के आगे कुछ दिखा ही नहीं। रुद्र गिल्ट से भर जाता है। रुद्र कहता है, आई एम सॉरी बेबी गर्ल, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, और मैं सज़ा डिजर्व करता हूँ। तो मुझे जो सज़ा देना चाहो दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस तरह रो मत। आव्या रोते हुए अपने चेहरे को कवर कर लेती है। रुद्र उसे फिर से छूने की कोशिश करता है। इस बार भी आव्या उसके हाथ को झटक कर जोर से कहती है, मैंने कहा ना कि मुझे टच मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जस्ट गो अवे। आव्या फिर से रोने लगती है। रुद्र बेचारा सा उसे देखता रह जाता है। रुद्र कुछ पल उसे रोते हुए देखने के बाद कहता है, ब्रेकफास्ट तो कर लो ना। आव्या ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, जस्ट लीव मी अलोन। रुद्र थोड़ी देर तक आव्या के आंसू बहाते हुए देखता रहता है, फिर उठकर वहां से चला जाता है। जाते हुए भी रुद्र आव्या को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। रुद्र के जाते ही आव्या,
अकेले में और ज़्यादा रोने लगती है। रुद्र वहाँ से दूसरी साइड आकर ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को हाथ से कवर कर लेता है। रुद्र कुछ देर बाद अपना फ़ोन निकालकर ध्रुवंश को कॉल करता है। ध्रुवंश कुछ ही समय में कॉल रिसीव करता है। ध्रुवंश कुछ बोलता उससे पहले रुद्र कहता है, सुनना, बेबी गर्ल को कॉल करके बोलना कि वो नाश्ता कर ले, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया। इधर ध्रुवंश पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पहले फ़ोन को देखता है, फिर कान से सटाकर कहता है, उसके साथ कुछ किया है तुमने जो तुम मुझे कॉल कर रहे हो? रुद्र धीरे से कहता है, किया तो है, लेकिन फ़िलहाल उसे नाश्ता करवा। मुझे पता है वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। ध्रुवंश कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। अगर तुमने कुछ ज़्यादा गलत किया है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलते ही ध्रुवंश कॉल कट करता है। रुद्र अपने फ़ोन के वॉलपेपर में आव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है। रुद्र प्यार से आव्या के फ़ोटो को छूता है, फिर उसे अपने होठों से चूम लेता है। इधर आव्या अब तक अपने आंसू बहा रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती है। ध्रुवंश की कॉल को आते देखकर वो अपने आंसुओं को अच्छे से पोंछती है, फिर खुद को नॉर्मल करके कॉल रिसीव करती है। आव्या के कॉल रिसीव करते ही ध्रुवंश कहता है, हाय ट्यूलिप। आव्या अपनी धीमी सी आवाज़ में कहती है, हाय अंश। आव्या की आवाज़ को सुनकर ध्रुवंश तुरंत सवाल करता है, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? क्या तुम रो रही थी? आव्या जो हुआ था वो सब कुछ बताकर ध्रुवंश को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है, नहीं, मुझे सर्दी हो रही है अंश, इसीलिए मेरी आवाज़ रोने जैसी लग रही है। ध्रुवंश भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। ध्रुवंश कहता है, वैसे तुम्हें पता है आज मम्मा ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई थी। मैंने तो 3 बार ब्रेकफास्ट किया। वैसे तुमने क्या खाया? आव्या थोड़ा रुक कर कहती है, मैंने सैंडविच खाया। उसके इतना बोलते ही एक स्टाफ आकर कहता है, मैम, सर ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भेजा है, आपने कल से कुछ नहीं खाया है ना? ध्रुवंश ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ट्यूलिप, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आव्या जल्दी से कहती है, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, सॉरी। ध्रुवंश मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, पहले तुम नाश्ता करो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। आव्या नखरे दिखाते हुए कहती है, अंश, मुझे खाने का मन नहीं है, मुझे सर्दी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ध्रुवंश खुद भी नखरे दिखाते हुए कहता है, ओके बाय। आव्या तुरंत कहती है, ओके फाइन, मैं खा रही हूँ। बोलते ही आव्या स्टाफ का दिया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगती है। खाते हुए वो ध्रुवंश से बात भी कर रही थी और अब ध्रुवंश की बातों से मुस्कुरा भी रही थी। उसे अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। रुद्र आव्या को दूर खड़ा हुआ देख रहा था। आव्या की मुस्कुराहट उसके दिल को सुकून दे रही थी। वहीं मुंबई में सारे टेस्ट होने के बाद मायरा रिपोर्ट्स चेक करती है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि कायरा प्रेग्नेंट नहीं है। मायरा ये देखकर अपना ही सिर पीट लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। मायरा इस वक्त कयारा के कमरे में ही थी, क्योंकि सारे टेस्ट यहीं हुए थे और रिपोर्ट्स भी यहीं बनवाई गई थी। कयारा की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। कयारा मायरा के हाथ में रिपोर्ट्स देखकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे लगा शायद ध्रुवंश आ गया है, लेकिन कमरे में सिर्फ मायरा को पाकर कयारा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने प्रेग्नेंट इसीलिए कहा ताकि वो मुझे कुछ ना करे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा ऐसे टेस्ट करवाएगा। मायरा बिना भाव के कहती है, जब एक बार भरोसा तोड़ा जाता है तो फिर उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अब बॉस तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। इतना बोलते ही मायरा जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी उसे कयारा की आवाज़ आती है, मायरा, तुम तो मेरी बहन हो ना, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कयारा की बातें सुनकर मायरा के अंदर एकाएक रुक जाते हैं। कायरा उसे रुका हुआ देखकर कहती है, प्लीज़ मायरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। मायरा कुछ पल ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही मायरा को अपना बचपन याद आने लगता है, जिस वक्त दोनों बहनें खेला करती थीं। मायरा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे कायरा का रूड बिहेवियर याद आता है। वो याद आते ही मायरा झट से अपनी आंखें खोलती है। मायरा कायरा की ओर पलटकर इधर उधर देखती है, फिर कायरा से कहती है, हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? मायरा का चेहरा कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था। कायरा कहती है, तुम्हारे अलावा और कौन है? तुम ही तो हो ना मेरी सिस्टर, भूल गई मुझे। मायरा कहती है, शायद तुम भूल रही हो, हम दोनों का रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो चुका है। ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना ही तुम्हें पहचानती हूँ। 5 साल पहले कायरा ने मायरा और आशीष को घर से निकाला था। आशीष मायरा और कायरा का सौतेला भाई था, जिसे कायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके डैड की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी पर तीनों का बराबर हक था, लेकिन कायरा आशीष को एक हिस्सा भी नहीं देना चाहती थी। आशीष भले ही स्ट्रांग था, लेकिन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा।
कायरा ने आशीष को घर से निकाल दिया था। मायरा आशीष की साइड थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि आशीष जहाँ रहेगा वो भी रहेगी। तब कायरा ने मायरा से कहा अगर वो आशीष के साथ रहेगी तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मायरा आशीष को अपना सगा भाई मानती थी और जिस तरह आशीष उससे प्यार करता था मायरा भी आशीष से उतना ही प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने भाई को चुना। जिसके बाद उसका कयारा के साथ सारा रिश्ता नाता टूट गया। कयारा अपनी सफाई देते हुए कहती है भले मैंने उस वक्त वो सब कुछ कहा था, लेकिन इससे ये तो नहीं बदल जाएगा कि हम दोनों बहनें नहीं हैं, एक ही माँ की कोख से हम जन्मे हैं। मायरा हल्का मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हें पता है काया, तुम ना बहुत गिरी हुई हो। तुम इस वक्त सिर्फ अपनी सोच रही हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से भागने में हेल्प की तो तुम्हें ये फिक्र नहीं है कि बॉस मेरी जान ले लेंगे। तुम्हें बस अपनी पड़ी है। एंड बाय द वे, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पास उनके ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं थे, तब मैं तुमसे मांगने आई थी। तब तुमने मेरी हेल्प की थी। भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, पर तुमने ये कहा कि भाई मर जाए, धरती का एक बोझ कम हो जाएगा। उस वक्त मेरे अंदर तुम्हारे लिए जितनी बचे कुचा अपनापन था वो भी खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। और हाँ, बुरा वक्त सबका आता है, आज तुम्हारा आया है। तुम मरो या जियो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही मायरा वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में आज श्रेष्ठा का डिस्चार्ज होने वाला था, उसके साथ धारा का भी। ध्रुवंश धारा के पास जाकर उसके पास बैठ जाता है। धारा उसे देखते हुए कहती है मुझे तुम्हारे घर जाने में डर लग रहा है। क्या तुम्हारा कोई दूसरा घर नहीं है? तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? ध्रुवंश मुस्कुराते हुए एक सूरजमुखी का फूल उसकी ओर बढ़ाता है। धारा उसे कन्फ्यूज होकर देखती है। ध्रुवंश फूल को देखते हुए कहता है तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? धारा ध्रुवंश को देखती है, फिर फूल को देखती है। धारा कुछ पल देखने के बाद फूल को पकड़ लेती है। ध्रुवंश अब धारा के गाल पर हाथ रखकर कहता है ज़्यादा टेंशन मत लो, पूरी फैमिली से जब तुम मिलोगी तुम मुझे ही भूल जाओगी, सब बहुत अच्छे हैं। धारा के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। ध्रुवंश धारा का एक हाथ पकड़ता है और खुद उठकर उसे गोद में उठा लेता है। धारा जल्दी से ध्रुवंश की गर्दन में अपने हाथ लपेट लेती है। ध्रुवंश धारा को देखते हुए कहता है वैसे तुम्हारा वजन पहले से बहुत ज्यादा भारी हो गया है, मुझसे दूर होने की खुशी में हुआ है क्या? धारा ध्रुवंश के कंधे पर मारती है। ध्रुवंश हंसते हुए धारा के चेहरे को देखता है। धारा ध्रुवंश के सीने से लग जाती है और धीरे से कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो? इतना कुछ हो गया फिर भी तुम मेरे साथ जीना चाहते हो? तुम्हें तो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहिए। ध्रुवंश थोड़ा सीरियस होकर कहता है हॉस्पिटल की बिल्डिंग से तुम्हें फेंक दूं? धारा झट से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है डर गई? धारा बस एकटक उसे देखने लगती है। ध्रुवंश कहता है पहली बात, पास्ट में जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ। तुम क्या थी, कैसी थी, क्यों थी, सब भूल जाओ। दुख देने वाले बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए खुद को उन लोगों में मत जोड़ो। अपने आप को खुशियां देना सीखो और मुझे अब तुमसे दूर नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। बोलते हुए ध्रुवंश एकटक धारा की आंखों में देखने लगता है। धारा भी ध्रुवंश की आंखों में ही देख रही थी। धारा ध्रुवंश के सच्चे प्यार से भरी आंखों में खोई हुई अपना हाथ उसके गाल पर रखती है। धारा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है यू डिजर्व अ गुड लाइफ पार्टनर। ध्रुवंश भी धारा में ही खोए हुए कहता है जो सिर्फ तुम हो, कोई समझे या ना समझे, लेकिन तुम ही मेरी बेस्ट चॉइस हो। धारा स्पीचलेस हो चुकी थी, वो अब कुछ नहीं कहती और ध्रुवंश के सीने से लगी हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। माउंट आबू। रात हो चुकी थी। धीर रुद्र की बताई गई जगह पर पहुंच चुका था। वो सामने देखता है जहां रुद्र टेबल के सामने खड़े हुए हथियार को छूकर देख रहा था। वो बार बार ड्रिंक भी करते जा रहा था। धीर बहुत ही धीमे कदमों से जाकर रुद्र के पीछे खड़ा हो जाता है और एक ही आवाज़ देता है बॉस। रुद्र पलटकर धीर को देखता है। रुद्र की आंखें इस वक्त लाल थी। रुद्र थोड़ा नशे में था। धीर डर तो रहा था, लेकिन वो अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार था। रुद्र बस चुपचाप खड़ा ही था कि तभी अचानक ही धीर के चेहरे पर एक पंच मारता है। धीर 2 कदम पीछे हो जाता है। उसकी नजरें झुक जाती हैं। धीर नजरें झुकाए हुए खड़ा ही था कि तभी एक मोटे से लकड़ी ने रुद्र उसके सिर पर मारता है। धीर इस बार जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। रुद्र अपनी गन निकालकर उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है मेरे किसी भी काम का रूल है कि सारे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर काम करो, लेकिन तुमने उस रूल को तोड़ा है। जब मैंने तुम्हें काम दिया था तो किसी और के सजेशन लेने के लिए तुम्हें किसने कहा? रुद्र बहुत जोर से चिल्लाता है। धीर नीचे पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसी तरह से वो तड़पते हुए कहता है आई एम सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं होगी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से से शूट करने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसे क्या होता है कि वो दूसरी तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है। धीर डर तो जाता है, पर अपने ऊपर कोई दर्द महसूस ना होने पर वो रुद्र को देखता है। रुद्र गुस्से से गन को टेबल पर रखता है, फिर ड्रिंक करते हुए एक बेल बजाता है। उसके बेल बजाते ही कुछ डॉक्टर्स आते हैं। रुद्र उन सबको चुटकी बजाकर धीर को ले जाने का इशारा करता है। वहीं इधर आव्या बैल्कनी में खड़ी हुई अंधेरी रात को देख रही थी। आव्या की नज़र अचानक ही द्रांश पर जाती है जो गार्डन में बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। उसका मुंह आव्या की तरफ था, इसीलिए आव्या बहुत अच्छे से उसे देख सकती थी।
द्रांश को आव्या देख ही रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। आव्या मुड़कर देखती है, उसके सामने रुद्र खड़ा था और गुस्से से द्रांश को घूर रहा था। द्रांश को देखते हुए रुद्र आव्या से कहता है, नाराज हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे मर्दों को देखोगी, तुम किसी और को देखो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आव्या रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर करके कमरे के अंदर चली जाती है। रुद्र एक नज़र द्रांश को घूरता है, फिर खुद भी कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। आव्या अब बेड पर थी। रुद्र जैसे ही बेड की तरफ सोने के लिए जाता है, आव्या उसके ऊपर तकिया फेंकती है। रुद्र जल्दी से पकड़ लेता है। आव्या एकदम बीच में लेटकर पूरी तरह से कवर कर लेती है ताकि रुद्र बेड पर ना सो पाए। रुद्र एक नज़र आव्या को देखता है, फिर चारों ओर देखता है। वहाँ कोई सोफा भी नहीं था जहाँ रुद्र सो सके। रुद्र कुछ पल सोचते हुए जमीन पर तकिया रखता है और वहीं लेट जाता है। आव्या उसे देखती है। वैसे भी ठंड पड़ रही थी और जमीन बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। आव्या अपनी जगह से उठती है और कबर्ड से बिस्तर निकालकर रुद्र के सामने फेंक देती है। फिर वो बेड पर चली जाती है। रुद्र एक नज़र बिस्तर को देखता है और उसे उठाकर बिल्कुल भी नहीं बिछाता। आव्या उसे तिरछी नज़रों से देख रही थी। रुद्र चुपचाप अब सीलिंग को देखने लगता है। आव्या भी उससे इरिटेट होकर उसे पीट करके लेट जाती है। रुद्र भी उसी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आव्या कुछ सोचते हुए फिर मुड़कर देखती है। उसे ऐसे देखकर अब आव्या को ही बुरा लगता है। ठंड में कोई ज़मीन पर कैसे सो सकता है, बिना किसी बिस्तर और बिना किसी कंबल के। आव्या थोड़े वक्त के लिए उसे ऐसे ही देखती रहती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। कुछ वक्त बाद ही उसे नींद आ जाती है। वहीं इधर द्रांश वापस कमरे में लौटता है तो उसकी नज़र सुहानी पर जाती है, जो इस वक्त द्रांश के फ़ोन में गेम खेल रही थी। द्रांश सीधे बेड पर बैठ जाता है। सुहानी खुशी से द्रांश को देखते हुए कहती है, दंश आपको पता है मैं ना पूरे 10 बार जीती। द्रांश बस उसे देखता है पर वो कुछ नहीं कहता। द्रांश टीवी ऑन करके इंग्लिश मूवी देखने लगता है। वो इस वक्त ऐसी मूवी देख रहा था जिसमें मगरमच्छ लोगों को मार रहा था। सुहानी कुछ देर तक तो अपने गेम में बिजी रहती है, लेकिन कुछ पल बाद वो उससे बोर हो जाती है। सुहानी फ़ोन बंद करके अब द्रांश की चलाई मूवी को देखने लगती है। सुहानी और द्रांश दोनों ही बेड से टिककर बैठे हुए थे। तभी उस मूवी में किस सीन दिखाया जाता है। सुहानी के तो गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। वो द्रांश को देखती है। उसे किस देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो वैसा ही बैठा पहले जैसे ही किस सीन को देख रहा था। सुहानी इधर शर्म से पानी पानी हो रही थी। द्रांश ने उसे कभी किस नहीं किया था। हाँ, उसने गुस्से से उसके होंठों को काटा जरूर था। सुहानी ने इसे अब और नहीं सहा जाता, इसीलिए वो लेट जाती है। वो लेटकर टीवी देखती है तो उसमें अब किस सीन खत्म हो गया था। सुहानी द्रांश को देखती है। इस बार द्रांश सुहानी को देख रहा था। ये देखकर सुहानी हड़बड़ा सी जाती है। वो द्रांश से नजरें हटाकर अपनी पलकें झुका लेती है। कुछ देर बाद सुहानी फिर से पलकें उठाकर देखती है। अब भी द्रांश उसे ही देख रहा था। सुहानी फिर से नजरें झुका लेती है। द्रांश उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? सुहानी नजर उठाती है और हाँ में सिर हिलाती है। द्रांश कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्यों? सुहानी अब अजीब तरह से द्रांश को देखती है। क्या उसे पता नहीं था कि अभी क्या सीन चल रहा था? सुहानी धीरे से कहती है, वो मूवी में वो दोनों किस कर रहे थे ना। द्रांश अब भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो कहता है, हाँ तो तुम क्यों शर्मा रही हो? सुहानी द्रांश को देखने लगती है। सुहानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। द्रांश सुहानी के जवाब का ही इंतजार कर रहा था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मूवी के किसिंग सीन और सुहानी के शर्माने में क्या कनेक्शन है। वहीं सुहानी समझ चुकी थी कि उसके सामने जो इंसान बैठा है उसे लव इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सुहानी द्रांश को देखती है और कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ गया था। द्रांश तुरंत पूछता है, क्या याद आ गया? सुहानी अब उस इंसान के पास बुरी तरह से फंस चुकी थी। सुहानी ना में सिर हिलाती है, अब कुछ बोलती ही नहीं। वो तुरंत करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि द्रांश उससे अब कोई सवाल ना कर सके। द्रांश भी अब सुहानी से नजरें हटाकर लेट जाता है। कुछ पल में ही सुहानी को बहुत अजीब सा लगता है। वो पलटकर द्रांश को देखती है जो पीठ के बल लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। सुहानी जल्दी से द्रांश के करीब जाती है और उसके सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब सुहानी के लिए द्रांश ही उसका सुकून था। द्रांश बस आंखें खोलकर एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आधी रात का समय था। प्रज्ञा अव्यान की बाहों में लिपटी हुई सोई हुई थी। अव्यान भी सो रहा था। प्रज्ञा की पलकें हल्का फड़फड़ाती हैं और एकदम से वो अपनी नींद से जाग जाती है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है जो आराम से सो रहा था। प्रज्ञा अव्यान को कुछ पल देखकर उसके हाथ को अपनी कमर से हटा लेती है। प्रज्ञा बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो टाइम देखती है जिसमें रात के करीब 1 बज रहे थे। प्रज्ञा उठकर वॉशरूम जाकर चेंज करती है। वो वॉशरूम से बाहर आकर फ़ोन उठाकर उसमें कुछ मैसेज टाइप करती है। फिर फ़ोन को अपने बैग में रखकर अव्यान के पास चली जाती है। प्रज्ञा प्यार से अव्यान को देखते हुए उसके बालों पर हाथ फेरती है। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्रज्ञा अव्यान के हैंडसम चेहरे को देखकर कहती है, मैं आपके लिए बहुत पागल हूँ। आपकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। आपकी खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। बोलते हुए वो अव्यान के माथे पर किस करती है। कुछ पल प्रज्ञा अव्यान के ऊपर झुकी हुई उसे देखती रहती है, फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है,
आई एम सॉरी। प्रज्ञा वहाँ से जाने लगती है। वो इस बात का ध्यान रखते हुए जाती है कि अव्यान उठ ना जाए। आखिरकार प्रज्ञा कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही वो गहरी सांस लेती है और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, आई एम सॉरी मेरा बच्चा। बोलते हुए प्रज्ञा की आंखों से एक कतरा आंसू का बह जाता है। टू बी कंटिन्यूड।